हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं अमेंडमेंट लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए टीडीएस टॉपिक का है और सेक्शन 194 आर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ऐसा अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है, या मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। क्योंकि इस बार अगर आप टीडीएस में देखेंगे तो दो जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, 194 आर और 194 एस दोनों आए हैं। और वो ऐसे सेक्शन है कि उनके बेस पे न्यूमेरिकल बिल्कुल क्या हो सकता है, फ्रेम हो सकता है। तो अगर ये दो लेक्चर आप कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बिल्कुल आपको इसमें से टीडीएस का क्वेश्चन मिल जाएगा और वो आपका क्वेश्चन 100% सही भी हो जाएगा। चलिए, दूसरी विशेष बात, एज यूजुअल जो हमेशा बताता हूं, जिस पीडीएफ से हम कवर कर रहे हैं ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ का क्या करना होता है वो मैं अभी आपको तीसरी पॉइंट में क्या करता हूं बताता हूं। अब तीसरा पॉइंट है, दोस्तों ध्यान से समझो बात को, आप क्या करिए, समझिए भी सही और उतारिए भी सही। मेन बात यह है कि आप सभी अमेंडमेंट लेक्चर देखते हैं, रिवीजन लेक्चर देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपकी मेहनत क्या है? ये मेहनत तो जो टीचर ने अमेंडमेंट लेक्चर बनाया या रिवीजन लेक्चर बनाया उसकी है। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए आप एक मूवी थिएटर के अंदर मूवी देखने गए बाहुबली, तो इसमें फिर आपकी क्या मेहनत है? मेहनत तो राजा मौली की है या उन एक्टर और एक्ट्रेस की है। ओके, तो जिन्होंने वो क्या करी है, मूवी बनाई है, तो हमारी मेहनत तो है नहीं। तो आपकी मेहनत क्या है? जरूरी है, जो आप सभी नहीं करते हैं। आप समझते हैं मैंने अमेंडमेंट लेक्चर देख लिया, रिवीजन लेक्चर देख लिया, हो गया काम। तो ये काम तो बेसिकली उनकी मेहनत का था। आपकी मेहनत क्या है? जरूरी है कि आप पीडीएफ को क्या करें, रीड जरूर करें। देखिए, खुद के करने से ही होगा, और जब तक आप रीड नहीं करेंगे तो आपको ध्यान है, रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे सबके अवेलेबल होते हैं, आप सभी देख के भी जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है सभी का रिजल्ट तो वैसा नहीं आ पाता। ओके, तो कमी बस यही है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब 100% डिपेंडेंट वाला काम कर रहे हैं। खुद की मेहनत वाला कुछ भी क्या नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। आज जमाना स्मार्ट स्टडी का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टडी इतनी स्मार्ट हो गई हो कि आप 100% ही क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। जरूरी है आपके लिए कि मान लीजिए कोई एक लेक्चर था, 60 मिनट्स का था, 1 आवर का था, तो जरूरी है कि आप अपना कम से कम 10-15 मिनट, 10-15% का समय लगाओ, मतलब 10 मिनट के अंदर उस पीडीएफ को क्या करो, रीड भी करो। जैसे मान लो आज के इस लेक्चर के अंदर हमको 1.5 घंटा लगता है, 90 मिनट्स, 100 मिनट्स लगते हैं। तो आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपने 20 मिनट लगा के इस पीडीएफ को क्या करें, पूरा क्या करें, पढ़ें। एल्स नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, आप तो उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, वॉच करने वाली क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत कम है। एग्जाम आपका है, पास आपको होना है, करियर आपका है, सब कुछ आपका है। हम आपके लिए कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपको उसमें क्या करना है। स्टडी स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब है कि अब आपको 100 मिनट्स का काम रेडीमेड मिल रहा है, तो आप 20 मिनट्स क्या करें, खुद के लगाएं। इसके अंदर और स्मार्टनेस ऐसी है कि आप जब लेक्चर को वॉच करें तो जरूरी नहीं है कि आप उसको नॉर्मल स्पीड पे करें, आप उसको 1.5x स्पीड पे करें। ठीक है ना? तो वहां पर आप 20 मिनट क्या करें, बचाएं। वहां पर आप 20-25% क्या बचाएं, टाइम बचाएं, 30% टाइम बचाएं। और उस 30% टाइम के अंदर खुद एक बार क्या करें, रीड करें। क्योंकि खुद का देखा हुआ और खुद का पढ़ा हुआ ही क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, सुना हुआ उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना खुद का देखा हुआ और खुद का पढ़ा हुआ क्या होता है, इफेक्टिव होता है। लेकिन अभी प्रेजेंटली बस यही है, सभी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बस यही क्या करते हैं, मेहनत कर रहे हैं वो। ओके, इससे आपको नेक्स्ट स्टेप की मेहनत करनी है, और जो करना है वो मैंने आपको बताया है। पीडीएफ टेलीग्राम पे क्या है, अवेलेबल है। आप सिर्फ 20 मिनट लगाओ इसके अंदर, ठीक है, और इसको क्या कर लीजिए, पूरा एक बार रीड करिए। और वंस एक बार रीड करने के बाद में आपको जो लर्न होगा, जो अंडरस्टैंड होगा, वो उससे ज्यादा होगा जो सिर्फ क्या होता, आपको सुनने से होता। ओके, रेडीमेड काम मिल रहे हैं आपको, अमेंडमेंट, रिवीजन, सब कुछ रेडीमेड है। तो कुछ थोड़ी अपनी मेहनत क्या करें, इनपुट डालें, रिजल्ट बहुत ही प्यारा और सुंदर आएगा। आपको बता दिया, इससे पहले में हमने 194 एस कवर करा था, उसमें बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का वो सेक्शन है बिल्कुल न्यूमेरिकल एग्जामिनर दे सकेगा, या जिस तरह का ये वाला सेक्शन है बिल्कुल एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकेगा। तो आप 2 लेक्चर से ही क्या कर सकते हो, मतलब हो सकते हो कि हाँ, टीडीएस का क्वेश्चन आएगा वो इन 2 लेक्चर से सॉल्व होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। और देखिए, शॉर्टकट कुछ भी नहीं करूंगा मैं यहां पर। ठीक है, सब कुछ जितना भी आईसीआई ने, मतलब
अमेंडमेंट, ये नया सेक्शन जो आया है पूरा करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारे बोर्ड ने सर्कुलर दिया है 100% कवर कराऊंगा। शॉर्ट नहीं है कि उसको शॉर्ट के अंदर क्रक्स समझा दिया और बात हो गई। शॉर्ट के अंदर आप क्रक्स तो समझ जाएंगे कि टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन आपको मालूम है ये क्वेश्चन कोई एमसीक्यू तो आएगा नहीं कि यस और नो में आंसर दे दिया और पूरे मार्क्स मिल गए। ओके, 4 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो यस और नो लिखने से तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो आपके लिए इनपुट भी चाहिए कि आप उसके अंदर क्या कर सकें, डिस्क्रिप्टिव लिख सकें। तो आप जितना शॉर्ट पढ़ेंगे उतना ही शॉर्ट मेमोरी में रहेगा, उतना ही शॉर्ट क्या कर सकोगे, लिख सकोगे। ठीक है, यहां लेक्चर के अंदर कंप्लीट बताऊंगा पूरा सर्कुलर, जो जो एग्जांपल दिए, कोई शॉर्टकट नहीं करूंगा, 100% बताऊंगा। पूरा पीडीएफ आपके लिए पास में अवेलेबल रहेगा और सिर्फ 20 मिनट लगा के आप इसको पूरा पढ़ भी सकेंगे और यकीनन बहुत ज्यादा आपको क्या देगा, बेनिफिट भी देगा। ओके, तो चलिए अब हम यहां पर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, मतलब ये जो है वो हमारे टीडीएस का है। ऑन बेनिफिट और क्या है, परक्यूसिट, मतलब ये टीडीएस कब होगा, जब मैं आपको कोई बेनिफिट दूंगा या फिर कोई मैं आपको क्या दूंगा, परक्यूसिट दूंगा, जो आपके लिए बेनिफिट होगा और क्या होगा, परक्यूसिट होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो इन्होंने कहा है टीडीएस कब है, जब वो बेनिफिट और परक्यूसिट आपके लिए कौन सा हो, इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो, इन कोर्स ऑफ क्या हो, प्रोफेशन हो। इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो, इन कोर्स ऑफ क्या हो, प्रोफेशन हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आज मैं क्या कर रहा हूं, इन कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा हूं, और अगर कोई स्टूडेंट मेरे को मान लीजिए ये सेल फोन पास होने पे क्या करता है, गिफ्ट कर देता है कि सर आप ही की वजह से, आप ही के लेक्चर की वजह से, अमेंडमेंट की वजह से, रिवीजन की वजह से, या हमारी जो यूएसपी है, न्यूमेरिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस, उनकी वजह से मैं इतने साल से अटक रहा था और इस बार बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया। मेरी तरफ से ये आपको क्या है, एक थैंक्स का क्या है, टोकन है ये। ओके, मेरे तरफ से ये आपको रिगार्ड है। तो ये जो मेरे को आज मिला है ना, इन कोर्स ऑफ क्या मिला है, बिजनेस और प्रोफेशन मिला है, बेनिफिट है और एक क्या है, परक्यूसिट है। तो टीडीएस तभी होगा जब बेनिफिट हो, परक्यूसिट हो, और सेकंड इन्होंने कहा इन कोर्स ऑफ बिजनेस और क्या हो, प्रोफेशन हो। इसके बाद बोल रहे हैं सेक्शन 194 कौन सा है, आर है, मतलब टीडीएस किस में होगा, 194 आर में होगा। डेट भी बताइए, 1 जुलाई 2022। इसका मतलब इससे पहले जो बेनिफिट और परक्यूसिट दिए गए उन पे टीडीएस नहीं होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022, और उसके बाद में जो बेनिफिट और परक्यूसिट दिए गए हैं उन्हीं पे क्या होना है, टीडीएस होना है। ओके, तो हर एक वर्ड बोल रहा हूं, हर एक वर्ड का आपको इंटरप्रिटेशन भी क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। सीधा कोई जूस क्रक्स शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ओके, आते हैं 194 आर और उसके सब सेक्शन 1 पे, एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस। तो सब सेक्शन 1 आपको बताएगा कि ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, और साथ में ये रेट भी बताएगा कि इसमें किस रेट से आपको क्या करना है, टीडीएस करना है। तो बोल रहे हैं एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, इसका मतलब टीडीएस कौन करेगा, तो जो भी बेनिफिट दे रहा है, जो भी क्या दे रहा है, परक्यूसिट दे रहा है, एनी पर्सन, चाहे वो कोई सा भी हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, पूरा जूस निकाल दिया हर एक वर्ड का। ठीक है, जो बेनिफिट दे रहा है, परक्यूसिट दे रहा है, टू एक इसको, रेसिडेंट को, इसका मतलब जिसको आप बेनिफिट दे रहे हो, जिसको परक्यूसिट दे रहे हो, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो जो प्रोवाइडर है, जो क्या है, प्रोवाइडर है, डिडक्टर जो होगा, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी मायने नहीं रखता, ठीक है ना। और इंडिविजुअल उसका क्या है, वो भी मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि जिसको हम बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, डिडक्टिव मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। आगे बोलते हैं एनी बेनिफिट और परक्यूसिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। तो यहां पर बोल रहे हैं कि अब प्रोवाइडर ने रेसिडेंट रिसिपिएंट को कुछ भी क्या दिया, बेनिफिट दिया, कुछ भी परक्यूसिट दिया, चाहे वो बेनिफिट और परक्यूसिट मनी में कन्वर्टेबल हो या नहीं हो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो बेनिफिट और परक्यूसिट काइंड में ही हो। इवन अगर आप कोई बेनिफिट कैश में भी क्या कर रहे हो, दे रहे हो, ध्यान से सुन लेना, कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट का मतलब ये मत समझ लेना कि यहां पर टीडीएस तभी होगा जब काइंड में क्या दिया गया, बेनिफिट और परक्यूसिट क्या करा गया, दिया गया। नो, इवन अगर आप कुछ कैश में भी क्या दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है, परक्यूसिट दे रहे हो, तो भी टीडीएस होगा, काइंड में दे रहे हो तो भी टीडीएस होगा, उस काइंड को आप कन्वर्ट कर सकते हो मनी में तो भी टीडीएस होगा, आप नहीं कर पा रहे हो तो भी उसमें क्या होगा, टीडीएस होगा, ठीक है ना, तो भी क्या होगा, टीडीएस होगा। मतलब सब स्थिति के अंदर क्या होने वाला है, टीडीएस होने वाला है। अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस
और एक्सरसाइज ऑफ क्या है प्रोफेशन बाय सच रेसिडेंट। तो जिसको हम बेनिफिट दे रहे हैं उसके बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से उसको क्या मिला हो, ये गिफ्ट मिला हो, बेनिफिट मिला हो और परक्विसिट मिला हो। मेरा बिजनेस और प्रोफेशन नहीं, बच्चों ने मेरे को गिफ्ट दी तो उसके अंदर उनका कोई बिजनेस नहीं था, उनका कोई क्या नहीं था, प्रोफेशन नहीं था। बिजनेस और प्रोफेशन किसका था, मेरा था। ठीक है, और मैं मस्ट भी क्या होना चाहिए, और रेसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब है अगर कोई मेरा स्टूडेंट नेपाल से भी है तो भी उसको टीडीएस काटना क्या हो जाएगा, रिक्वायर हो जाएगा। अगर हमारा कोई स्टूडेंट मान लीजिए इंडोनेशिया जकार्ता में है, जो कि है हमारे नेपाल इंडोनेशिया में भी स्टूडेंट्स हैं, और वो क्लियर हो जाते हैं और मेरे को कुछ क्या देते हैं, गिफ्ट क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो उनको टीडीएस करना पड़ेगा क्योंकि वो गिफ्ट परक्विसिट मुझे मेरे बिजनेस प्रोफेशन की वजह से मिला है, और मैं क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, जो कि मैं इंडिया का क्या हूं, रेसिडेंट हूं। ओके, अब यहां पर बोल रहे हैं कि बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विसिट टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ कितने से, 10% से। तो आप मेरा टीडीएस करिएगा एट द रेट ऑफ कितने से, 10% से। ठीक है ना, कौन से पे, जो भी वैल्यू ऑफ क्या होगा, बेनिफिट और परक्विसिट होगा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और क्या होगा, परक्विसिट होगा, उस पे आपको मेरा 10% की रेट से टीडीएस करना होगा। सब सेक्शन 1 के अंदर हर एक वर्ड का आपको मतलब बता दिया है, जिसमें का मैं रेसिडेंट होना चाहिए, वो बेनिफिट परक्विसिट मेरे को बिजनेस प्रोफेशन की वजह से मिल रहा है। आप कोई भी पर्सन हो सकते हो जो कि क्या है, प्रोवाइडर है, वो कोई भी हो, मैं रेसिडेंट होना चाहिए। आप 10% की रेट से टीडीएस काटोगे, और बेनिफिट परक्विसिट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। काइंड कन्वर्टेबल इनटू मनी है तो भी टीडीएस है, नहीं है तो भी उस पे क्या करना होगा, आपको टीडीएस करना होगा। इसके बाद में प्रोवाइजो, जो कि हम लगभग सब जगह क्या करते हुए आते हैं, देखते हुए आते हैं। ओके, जिसमें क्या है, प्रोवाइडेड दैट इन ए केस, अब ये उस केस की बात कर रहे हैं वेयर जहां पर द बेनिफिट और परक्विसिट जो था एज द केस में भी इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश और पार्टली इन क्या है, काइंड। तो ऐसी बात हमने अभी लास्ट सेक्शन 194S में भी क्या करी थी, पढ़ी थी। हमने 194S के अंदर भी क्या करी थी, यही चीज वहां पर भी क्या करा था, देखा था। ओके, तो ये उन केस की बात कर रहे हैं जहां बेनिफिट और परक्विसिट क्या है, या फिर तो पूरा का पूरा काइंड में है, या फिर पार्टली कैश है और पार्टली क्या है, काइंड में। बट सच पार्ट इन कैश, अगर थोड़ा कैश में है, अगर है तो वो जो कैश वाला जो पोर्शन है इज नॉट सफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं है टू मीट द लायबिलिटी ऑफ क्या है, टीडीएस। मतलब मान लीजिए टीडीएस का अमाउंट तो बन रहा है ज्यादा और कैश पोर्शन क्या है, कम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये उस केस की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं द पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल होगा, मतलब आप जो मेरे को क्या दे रहे हो, परक्विसिट और क्या दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो। ठीक है, परक्विसिट बेनिफिट दे रहे हो, तो आप जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल हो प्रोवाइडिंग देने के लिए सच बेनिफिट और परक्विसिट शैल, अब आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शैल वर्ड इस्तेमाल लिया है तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट, मेरे को वो बेनिफिट देने से पहले, ठीक है ना, मेरे को वो सेल फोन देने से पहले, ओके, मेरे को कोई भी गिफ्ट क्या करने से, देने से पहले, वो बेनिफिट और परक्विसिट देने से पहले एंश्योर, आपको संतुष्ट होना पड़ेगा डेट टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, जितना भी टीडीएस का अमाउंट बनता है हैज बीन क्या हो चुका हो, पेड हो चुका हो, या फिर तो मैंने पे कर दिया हो, मैं जो पे कर दिया एडवांस टैक्स की तरह पे कर दिया, उसका चालान नंबर आपको क्या कर दिया, दे दिया, आप एंश्योर हो जाओ, अब मेरे को आप क्या दे दो, वो गिफ्ट दे दो, या फिर खुद आप क्या कर दो, जमा करा दो। चलो वो भी मत करो, दूसरा बता देता हूं, मैं आपको वो पैसा दे देता हूं टीडीएस का, आप जमा करा देना टीडीएस, मेरे को मेरा क्या दे दो, मोबाइल फोन दे दो, मेरा तो क्या था, गिफ्ट दे रहे थे आप। ठीक है, तो मैं या फिर तो खुद जमा करा दूं या टीडीएस का पैसा आपको दे दूं, आप क्या कर देना, जमा करा देना। आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योर होना पड़ेगा। चाहो तो आप भी क्या कर सकते हो, खुद अपनी पॉकेट से भी टीडीएस क्या कर सकते हो, जमा करा सकते हो। उस केस में क्या होगा, वो हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जरूर आ जाएगा, वो बात आई है तो बता देता हूं। उस केस में क्या होगा, अगर खुद आप जमा करा रहे हो, मतलब क्या था, काइंड के अंदर क्या था, बेनिफिट था, और काइंड के अंदर क्या था, परक्विसिट था। ओके, अगर आप टैक्स जमा करा रहे हो तो फिर मेरे लिए परक्विसिट की वैल्यू कितनी हुई, जो भी सेल फोन था, और प्लस कितना था, जो भी टैक्स था, ये मेरे लिए परक्विसिट की क्या हुई, वैल्यू हुई, क्योंकि टैक्स मेरा था, इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, मेरी लायबिलिटी थी। और मेरी लायबिलिटी अगर आप अपनी जेब से क्या कर रहे हो, जमा करा रहे हो अपनी जेब से, तो जो टैक्स जमा करा रहे हो वो भी मेरे लिए एक क्या हो गया, परक्विसिट हो गया। तो उस केस के अंदर मेरा परक्विसिट क्या हो गया, ये हो गया। इसको अपन क्या कर लेंगे, आपको मालूम है हम सब जगह पढ़कर आते हैं, ग्रॉसिंग अप कर लेंगे, ग्रॉस अप कर लेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। और उस हिसाब से हम टीडीएस का क्या निकाल लेंगे, अमाउंट क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। मतलब मान लिया जाएगा कि जितना भी काइंड वैल्यू है सेल फोन की, और प्लस टैक्स जो आपको जमा कराना है, ये डिवाइडेड बाई कितना है, 90% है।
ठीक है ना, ये डिवाइडेड बाई कितना होगा, 90% होगा। ओके, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने कर दिया, प्रोवाइजो लगा दिया कि जहां पर आपका बेनिफिट और परक्विजिट पूरा का पूरा काइंड में है, पार्टली कैश है पार्टली काइंड है, और कैश पोर्शन सफिशिएंट नहीं है टीडीएस की लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए, तो आप एंश्योर हो जाइएगा कि टैक्स पे हो चुका है। उसी के बाद आप काइंड और परक्विजिट जो भी है बेनिफिट है वो मेरे को क्या करिएगा, दीजिएगा। ओके, तो ये हम सब जगह पढ़ते हुए आते हैं। इसके बाद में वन मोर क्या है, प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर। जब सेकंड प्रोवाइजो आता है तो प्रोवाइडेड फर्दर बनता है। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, नहीं लगेगा। 10% से कहा था टीडीएस काटना है, मैं रेसिडेंट हूं, ठीक है, मैं बेनिफिट दिया है, परक्विजिट दिया है, मेरे बिजनेस प्रोफेशन की वजह से मुझको ऐसा क्या करा मिला है, आप एनी पर्सन हो, ठीक है ना, तो भी आप क्या नहीं करिएगा, मेरा टीडीएस मत करिएगा, टीडीएस काटना ही नहीं है। कब नहीं काटना है, इन केस ऑफ ए रेसिडेंट वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, आपने जो मेरे को पूरे साल भर में क्या दिया, बेनिफिट दिया, एग्रीगेट करके देखना है, इंडिविजुअल बेनिफिट करके नहीं देखना। तो आपने साल भर के अंदर, साल भर चालू होता है 1 अप्रैल से, ये हमें मालूम है कि टीडीएस का प्रोविजन आया था 1 जुलाई से, लेकिन बेनिफिट आपको पूरे साल भर का देखना है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। तो ये पूरे साल भर में आपने जितना भी मेरे को बेनिफिट दिया है, कैश में दिया है, काइंड में दिया, परक्विजिट आपने क्या करा है, दिया है, अगर डज नॉट एक्सीड कितना है, 20,000, अगर वो 20,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है तो फिर उस केस में क्या नहीं करना है, टीडीएस नहीं करना है। और 20,000 से ज्यादा होगा तो फिर आपको पूरे पे क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। तो ये हमारा कौन सा प्रोवाइजो था, सेकंड क्या था, प्रोवाइजो था। ओके, तो एग्रीगेट देखना है, और एग्रीगेट कब से देखना है, 1 अप्रैल से ही क्या करना है, देखना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है, देखना आपको कब से है, देखना आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक देखना है कि आपने मेरे को एग्रीगेट बेनिफिट परक्विजिट जो दिया है वो 20,000 से ज्यादा दिया है या नहीं दिया। और अगर आपने दिया है तो इस बीच में आप मेरे को जो भी बेनिफिट और परक्विजिट दिए आपने 30 जून तक आपने जो भी बेनिफिट और परक्विजिट दिए उस पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि उस समय टीडीएस का प्रोविजन आया ही नहीं था। ठीक है, और जो भी बेनिफिट आप मेरे को 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में दोगे, इसी पे आप क्या करोगे, टीडीएस करोगे, लेकिन 20,000 की लिमिट आप पूरे क्या देखोगे, साल भर की देखोगे। तो अगर पूरे साल भर में 20,000 से ज्यादा का आपने मेरे को बेनिफिट दिया है तो इस बीच में जो भी दिया है उस पे किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं होगा। टीडीएस बस उसी पे होगा जो 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो ये हर एक वर्ड का आपको मतलब बता दिया है, और इस तरह से बता रहा हूं कि जब आप रीड करेंगे तो मेरे को जितना भी समय लग रहा है पढ़ाने में, आपको उसका सिर्फ और सिर्फ 10%, 15% समय ही, 15% टाइम में आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इतना टाइम आपका सेव होगा। तो 15% टाइम लगा के खुद तो क्या कर लीजिएगा, पढ़ ही लीजिएगा। अब वन मोर प्रोवाइजो लगाते हैं, थर्ड प्रोवाइजो, और आपको मालूम है जब भी थर्ड प्रोवाइजो आता है फिर वो प्रोवाइडेड ऑल्सो के नाम से आता है। फर्स्ट प्रोवाइजो प्रोवाइडेड नाम होता है, सेकंड प्रोवाइजो होता है तो प्रोवाइडेड फर्दर होता है, और उसके बाद में जो भी प्रोवाइजो होते हैं वो प्रोवाइडेड ऑल्सो के नाम से होते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रोवाइजो, अगेन बोल रहे हैं प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। इसका मतलब मैं रेसिडेंट हूं, मुझे बेनिफिट मिला, परक्विजिट मिला, बिजनेस प्रोफेशन की वजह से मिला, ठीक है, एग्रीगेट पूरे साल भर में 20,000 से ज्यादा भी मिला, रेट भी कितनी है, 10% की है, आप हो भी कौन, एनी परसेंट, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, कुछ भी हो, तो भी क्या नहीं करोगे, आप मेरा टीडीएस नहीं करोगे। ये थर्ड प्रोवाइजो है। कब नहीं करोगे, तो यहां पर बोल रहे हैं द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन, मतलब आपको मेरा टीडीएस नहीं करना है। आपकी बात कर रहे हैं बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो, या फिर तो आप बिजनेस प्रोफेशन करते ही नहीं हो, तो आप मेरा कैसे टीडीएस काटोगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर आप बिजनेस प्रोफेशन भी कर रहे हो, बात रिलैक्सेशन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को दी है, कंपनी, फर्म, अदर एसएससी को नहीं दी है। और रिलैक्सेशन किसको है, आपको है। टीडीएस काटने की लायबिलिटी आपकी है, तो रिलैक्सेशन आपको है कि आप मेरा टीडीएस मत करिएगा अगर आपकी पिछले साल की बिजनेस की ग्रॉस एसेट्स जो होती है, ठीक है, वो अगर 1 करोड़ से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है बिजनेस का टर्नओवर, और प्रोफेशन की ग्रॉस एसेट अगर 50 लाख से ज्यादा नहीं है, कौन से साल की, पिछले साल की, ठीक है ना, कौन से साल की, पिछले फाइनेंशियल ईयर की। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है बिजनेस के अंदर, और 50 लाख से ज्यादा नहीं है किसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर, तो आप मेरा टीडीएस मत करिएगा। तो या फिर तो आप बिजनेस प्रोफेशन करते ही नहीं हो, इंडिविजुअल एचयूएफ हो, और अगर करते भी हो तो आपके पिछले साल का टर्नओवर 1 CR और 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप मेरा टीडीएस मत करिएगा, रिलैक्सेशन आपको है।
ये मेरे को रिलैक्सेशन नहीं है, मेरे को तो जो भी बिजनेस में गिफ्ट मिल रहा है, प्रोफेशन में गिफ्ट और परक्यूसिट मिल रहा है, तो वो तो मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा ही होगा, चाहे आपको टीडीएस करना हो या चाहे टीडीएस नहीं करना हो। आपने एग्रीगेट बेनिफिट मेरे को साल भर में 20,000 से ज्यादा नहीं दिया, आपको टीडीएस नहीं करना है, लेकिन ये थोड़ी कह रहे हैं कि मेरे टैक्सेबल नहीं होगा। तो मेरे साथ जो होना है वो तो होकर रहेगा, आपको क्या नहीं करना, टीडीएस नहीं करना। अगर पूरे साल भर में बेनिफिट 20,000 से ज्यादा नहीं दे रहे तो टीडीएस नहीं करना, और अगर दे भी रहे हो तो भी टीडीएस नहीं करना। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो या फिर तो बिजनेस प्रोफेशन करते ही नहीं हो, और अगर करते भी हो तो आपका टर्नओवर जो है ग्रॉस एसेट वो 1 CR और 50 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, लास्ट एक्सप्लेनेशन बस इतना था ही, इतना सा ही था। कौन सा? 194R था। तो कितना छोटा सा है, लेकिन इसके आगे जो सर्कुलर दिए हैं वो सर्कुलर बहुत सारे पेजेस में दिए हैं। हमारा पूरा पीडीएफ मेरे ख्याल से 16 पेजेस या 17 पेजेस का रहेगा, और मैं हर एक वर्ड आपको समझा दूंगा। और यकीन देख लीजिएगा, आप आज बोल रहा हूं, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा 100% इस लेक्चर से सॉल्व होगा ही होगा। बस सॉल्व तभी होगा जब आप उसको एक बार खुद पढ़ेंगे, क्योंकि खुद पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा, और याद रहेगा तभी लिख पाओगे। आप कितना ही अच्छा समझ लो, मैं कितना ही अच्छा समझा दूं, जब याद ही नहीं रहेगा तो लिखोगे कैसे? और लिखने के लिए जरूरी है कि क्या हो, याद हो, और याद होने के लिए जरूरी है कि सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, खुद के देखने और पढ़ने से भी क्या होगा, काम होगा। तो आप सभी को बता भी रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। 100% भरोसे में नहीं रहना है सिर्फ रिवीजन और अमेंडमेंट लेक्चर पे, ठीक है ना। 15% 20% मेहनत अपनी खुद की भी क्या करनी है, डालनी है, और 15% नेग्लिजिबल मेहनत है। अब आप नेग्लिजिबल मेहनत भी नहीं करेंगे और हैंडसम रिजल्ट चाहते हैं तो बोलिए फिर कैसे होगा? ठीक है, फिर तो हमारी किस्मत ही किस्मत के बहुत धनी हो, ठीक है ना, तो ही हो सकता है। एक्सप्लेनेशन रिमूवल ऑफ डाउट है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन के लिए, कि आपको जो टीडीएस काटना होता है, द एक्सप्रेशन पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, तो जिसने बेनिफिट दिया, जो रेस्पॉन्सिबल था, प्रोवाइडर था, उसी को टीडीएस काटना था। मींस द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट और परक्विसिट, ओके, उसको टीडीएस काटना है। ये बात कह रहे हैं इन केस ऑफ कंपनी के केस में द कंपनी इटसेल्फ प्रोवाइडर कहलाएगी, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर क्या है, देयर ऑफ, उसको भी क्या मानेंगे, हम प्रोवाइडर मानेंगे। तो कल अगर टीडीएस वीडीएस नहीं काटोगे तो इनकम टैक्स के अंदर जो भी क्या होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, वो कार्यक्रम कंपनी पे और उसके प्रिंसिपल ऑफिसर पे क्या हो सकेंगे, एप्लीकेबल हो सकेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ने रिमूवल ऑफ क्या कर दिया, डाउट कर दिया कि प्रोवाइडर की कंपनी के केस में सिर्फ कंपनी को प्रोवाइडर नहीं बोल रहे, उसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको भी हम क्या मान रहे हैं, प्रोवाइडर मान रहे हैं। ओके, डन। तो ये हमारा एक सिंपल सा छोटा सा, ठीक है ना, सेक्शन था। 194 कौन सा था, आर था, और सिंपल अभी भी है लेकिन छोटा नहीं है। अब बड़ी बात है कौन से है, सर्कुलर की है। तो आइए सर्कुलर पढ़ते हैं। हर एक वर्ड आपको हिंदी में क्या करता हूं, समझाता हूं, सीधा क्रक्स नहीं, क्रक्स समझाऊं 15 मिनट के अंदर ही हो सकता है, लेकिन जितना छोटा समझाऊंगा उतना और कम याद रहेगा। मैं जितना बोलूंगा अब उसमें से आधा याद रहेगा, फिर उससे आधा ही क्या करोगे, लिखोगे, तो फिर उसके भी आधे क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे। जब मार्क्स पूरे लाने हैं तो पढ़ना भी क्या करेगा, पूरा पढ़ेगा। वो मेहनत मैं आपको करके दे रहा हूं, तो आप मेहनत पहले तो सुनने की करो और पीडीएफ से क्या करने की करो, रीड की करो। ओके, और इस पीडीएफ के अंदर एज इट इज पूरा सर्कुलर क्या करा हुआ है, दिया हुआ है, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं करा है, पूरा दिया हुआ है। तो आइए सर्कुलर करते हैं। 5-10 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, पानी पी लेता हूं मैं। ओके, यस यस, पानी पी लिया। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। सर्कुलर आया है, दो सर्कुलर आए हैं, और इन 2 सर्कुलर पे मेरे पास में शायद 15 से 16 क्वेश्चन बने हुए हैं यहां पर, और उनको हम सीखते हैं। ठीक है, आंसर बड़े सिंपल सिंपल है, आप एंजॉय करके सीखिएगा तो आपको इसी के साथ लर्न भी हो जाएंगे, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। और एक बार रीड कर लोगे तो एग्जाम तक आपको क्या रहेगा, लर्न रहेगा, एग्जाम पर्पस पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओके, और बाकी हर एक वर्ड का मतलब समझा दूंगा मैं आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है, इज इट नेसेसरी, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है क्या। ठीक है, डेट द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट, मतलब आप जो मेरे को बेनिफिट दे रहे हो और आप जो मेरे को क्या दे रहे हो, परक्यूसिट दे रहे हो। सेल फोन आपने मेरे को दिया पास होने पे, तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या ये जरूरी है क्या। नीड टू चेक, आपको चेक करना जरूरी है क्या, इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4, तो क्या वो मेरे पीजीबीपी में टैक्सेबल और प्लस 28 क्लॉज 4 से ही टैक्सेबल होना क्या है, जरूरी है टीडीएस काटने के लिए। क्या ये आपके लिए जरूरी है क्या, ये देखना कि मेरे लिए वो 28 क्लॉज 4 में टैक्सेबल होना जरूरी है।
बिफोर डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 194R। तो मतलब आपको टीडीएस काटने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो मेरे हाथ में 28 क्लॉज 4 से ही क्या हो रहा हो, टैक्सेबल हो रहा हो। आंसर इज नो। आप अपनी परवाह करो, मेरी क्या कर रहे हो, मेरे को किस हेड में टैक्सेबल है, कौन से सेक्शन से टैक्सेबल है, कौन से क्लॉज से टैक्सेबल है, सब कुछ गया तेल लेने। हो सकता है कि मेरे को पीजीपी में टैक्सेबल तो हो, लेकिन वो 28 क्लॉज 4 से नहीं हो, वो 41 से हो। 41 होता ना, रेमिशन दे दिया, माफी दे दी है, तो माफी देना भी तो क्या होता है, सीज कर देना, माफी दे देना क्या होता है, बेनिफिट तो होता है कि मेरी जो लाइबिलिटी थी आपने बड़ा दिल रख के माफ कर दी, आपने अपना लोन क्या कर दिया, वेव कर दिया, तो अब जो मेरे को देना था आपने माफ कर दिया, तो इससे बड़ा माफी, इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, तो वो तो मेरे 28 क्लॉज 4 से टैक्स नहीं हो रहा। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है कि आप अपनी चिंता करो, आप ये देखो कि 20,000 से ज्यादा है कि नहीं है, आप ये देखो कि आप इंडिविजुअल एचयूएफ तो नहीं और हो तो आपका पिछले साल का टर्नओवर 1 CR से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा है कि नहीं है, आप उसका देखो। आप मेरी परवाह मत करो कि मेरा कौन सा हेड है, टैक्सेबल नहीं है, कौन से क्लॉज से है, कौन से सेक्शन से, कौन से सब सेक्शन से, सब कुछ गया क्या लेने, तेल लेने। समझा? तो मैंने आपको दिया, लिखने की सारी बात आ गई, फिर भी आपको हर एक वर्ड बताऊंगा यहां पर, सो डेट आपके पास में लिखने का जब मटेरियल होगा तो आपको मार्क्स भी क्या मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स भी ऐसे मिलेंगे। ओके, तो आंसर बोलते हैं नो, मतलब आपको कुछ नहीं कंसीडर करना। द डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको जरूरत ही नहीं है टू चेक करने की वेदर द अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो है या अमाउंट ऑफ परक्विसिट जो है दैट ही इज प्रोवाइडिंग, आप जो मुझको क्या करने वाले हो, देने वाले हो, वुड बी टैक्सेबल, मेरे को टैक्सेबल है भी या नहीं है ये भी देखने की जरूरत नहीं है। इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट, मेरे हैंड्स में उसका क्या हो रहा है, अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4 में टैक्सेबल है भी या नहीं है, ये आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट कुड बी टैक्सेबल, ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे को टैक्सेबल हो लेकिन अंडर एनी अदर सेक्शन, किसी और सेक्शन में मेरे को टैक्सेबल हो रहा हो, जैसे 41 सबसेक्शन 1 से टैक्सेबल हो रहा हो, रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी, सीसेशन ऑफ क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है, वेवर ऑफ क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ट्रेडिंग लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप ये मत देखो कि मेरे को कौन से हेड और कौन से सेक्शन से टैक्सेबल हो रहा है, आपको ये कुछ चेक करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। 194R जो है कास्ट एंड ऑब्लिगेशन, वो ऑब्लिगेशन डालता है आप पे, ऑन द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट, जो आप बेनिफिट दे रहा आप पे वो ऑब्लिगेशन डालता है, ठीक है ना। वो ऑब्लिगेशन क्या करता है, ये डालता है कि आपको 10% की रेट से टीडीएस करना है और ये देखना है कि मैं रेसिडेंट हूं और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ परक्यूसिट 20,000 रुपए से क्या है, ज्यादा है, ये देखना है। देयर इज नो फर्दर रिक्वायरमेंट, इसके अलावा और कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है टू चेक वेदर द अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट और अंडर क्या है, विच सेक्शन इज दिस टैक्सेबल, तो मेरे टैक्सेबल है नहीं है, कौन से हेड में है, कौन से सेक्शन में, ये कुछ चेक करने की कोई भी क्या नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ऐसा देखना होता है कहां पर, सेक्शन 195 में, इन्होंने ये भी कहा ऐसा देखना होता है। अब देखिए, अगर मैं ऐसा पूरा नहीं पढ़ूं, एक लाइन का मतलब नहीं बताऊं, तो आंसर तो आपको तभी मिल चुका था, ठीक है, आंसर तो आपको तभी मिल चुका था। तो इन्होंने यहां पर कहा ये सारी चीजें 195 में देखी जाती है कि ना, मैं जो नॉन रेसिडेंट हूं, मैं जो क्या हूं, फॉरेन कंपनी हूं, तो मेरे हैंड में वो इनकम टैक्सेबल भी है या टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल है तो ही मेरा क्या काटना, टीडीएस काटना, टैक्सेबल नहीं हो तो टीडीएस मत काटना। तभी तो वहां पर वर्ड क्या करा हुआ है, यूज लिया हुआ है कि एनी अदर सम चार्जेबल, एनी अदर क्या है, सम चार्जेबल, अदर सम का मतलब सैलरी के लिए तो अलग से सेक्शन बना हुआ है, विनिंग के लिए भी अलग से बना हुआ है, तो उनके अलावा कोई हो, जैसे इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो, फी फॉर टेक्निकल सर्विस हो, जो सम चार्जेबल हो अंडर किसके अंदर, दिस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो मेरा टीडीएस काटना। और ये भी ध्यान रखना कहीं डीटीडबलए हो रखा और डीटीडबलए के अंदर वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं हो रही हो तो टीडीएस मत काटना। ये भी ध्यान रखना कि अगर डीटीडबलए के अंदर कम रेट बता रखी है तो जो भी रेट इन फोर्स हो उस रेट से क्या काटना, टीडीएस काटना, ठीक है भाई। इनकम टैक्स में मान लो 10% रेट बोल रखी है, डीटीडबलए ने बोल रखी है 5%, तो मेरे हेड में टैक्सेबल 5 ही होगा तो 5 से काटना। तो ये ऐसी बातें 195 में लिखी हुई है, लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं लिखी हुई है, तो यहां पर आपको मेरे लिए बॉदर होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है चेक करने की। ये रिक्वायरमेंट कहां होती है, 195 में होती है कि वो एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट है या नहीं है, उस रेट से क्या काटिएगा, टीडीएस काटिएगा, ऐसा वहां पर होता है, ठीक है। सुनना चाहोगे इसको कैसे लिखते हैं, ये तो सुनो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 195 में इट इज रिक्वायरमेंट, ये वहां पर रिक्वायरमेंट है टू नो, ये जानने की, आपको जानना है, आपको जानना है कि वेदर द पेमेंट मेड बाय द डिडक्टर, आप जो क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो मुझे, मैं नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को,
इस इनकम, वो मेरे लिए इनकम हो इन द हैंड्स ऑफ किसके, नॉन रेसिडेंट रिसिपिएंट के, एस सेक्शन 195 रिक्वायर बोलता है कि वो एनी अदर सम चार्जेबल अंडर क्या होना चाहिए, दिस एक्ट होना चाहिए। और टीडीएस काटोगे एट द रेट इन किससे, फोर्स में। तो वहां पर आपके लिए बोला गया है कि आप ये क्या करो, चेक करो, रिक्वायरमेंट है कि आप ये जान लें कि वो मेरे हैंड में टैक्सेबल है भी या नहीं है। दस देयर इज ए रिक्वायरमेंट, वहां रिक्वायरमेंट है कि डिडक्टर को नीड जरूरी है कि वो वेरीफाई कर ले कि वो सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट है भी या नहीं है, और इसके लिए वो डबल टैक्सेशन जो रिलीफ होते हैं ना, उसको भी क्या कर ले, कंसीडर कर ले। ठीक है, 90 ए के, इफ एलिजिबल इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ टैक्स एट विच टैक्स इज टू बी क्या डिडक्टेड एट सोर्स, तो वहां पर है। हेंस देयर इज ए फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ चेकिंग इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर टैक्स टीटी एंड इफ यस एट व्हाट रेट, तो वहां पर है ये सब रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। ओके, सच ए रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर, ऐसी रिक्वायरमेंट की चेक करना, मेरा रेट चेक करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तो रेट 10% बता रखी है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 194 किसके अंदर, आर के अंदर, क्योंकि ऐसी कोई टर्म इन्होंने क्या नहीं करी है, यूज करी ही नहीं है। हेंस फाइनलाइज हो गया, देर इज नो रिक्वायरमेंट, कोई जरूरत नहीं है आपको डिडक्टर के लिए टू वेरीफाई करने के लिए कि वेरीफाई कर लो वेदर द अमाउंट इज टैक्सेबल, मेरे लिए टैक्सेबल है या नहीं है, मेरे लिए कौन, इन द हैंड्स ऑफ कौन सा, रेसिडेंट रिसिपिएंट, और विच सेक्शन अंडर विच इट इज टैक्सेबल, तो ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि टैक्सेबल है तो कौन से सेक्शन से, 28 क्लॉज 4 से है या 41 सबसेक्शन 1 से है। ठीक है ना, ये कुछ भी क्या नहीं है, देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको आंसर मिल गया, और आंसर के साथ में खूब सारे क्या मिल गए, वर्ड्स भी मिल गए हैं। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स मिले हैं ना, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप 5-6 लाइनें लिख सकोगे, और जब 5-6 लाइनें लिख सकोगे तो क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। एल्स मैं देखता हूं क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ सर टीडीएस नहीं काटना, तो मैंने कहा 4 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखोगे कि टीडीएस नहीं काटना, ठीक है ना, ये लिखोगे। ओके, या फिर ये लिखोगे कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चेक करने की, नो रिक्वायरमेंट, बस इतना सा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन थोड़ी ना आया है। आपको लिखना पड़ेगा, रेफरेंस दोगे 195 का कि ऐसी रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पर है। आपको नहीं देखना कि 28 क्लॉज 4 है, 41 सबसेक्शन क्या है, 1 है। आपको कुछ भी यहां पर क्या नहीं है, कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10% 20,000 से ज्यादा एग्रीगेट वैल्यू, बस ये देखने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब इतना लिखोगे तो मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, 4 आउट ऑफ क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि बिल्कुल भी क्या नहीं करें, शॉर्टकट नहीं करें। ओके डन, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि वंस एक बार मेरे से सुनने के बाद में आपको लर्न हो जाएंगे, लेकिन पेपर कल तो है नहीं, ठीक है ना, पेपर तो बाद में, इसलिए जरूरी है कि आप इसको बाद में कितना ही अच्छा समझ में आ गया हो, क्या करेंगे, रीड करेंगे। और जो भी बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं। मेरा पर्सनल बेनिफिट क्या है, मेरा पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मेरा लेक्चर ही देख के जाओ, मैं तो कहता किसी का भी लेक्चर दे रहा हूं, मैं तो तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से पढ़ो, जो नहीं कर रहे हो वो करना पड़ेगा। 15% 20% एफर्ट खुद को क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। खुद के करियर में 100% दूसरों के डिपेंडेंट होके जाओगे तो बात नहीं बनेगी। तो आप ही की फेवर की बात हो रही है, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे कि क्रिकेट टीम के अंदर राहुल द्रविड़ है, ठीक है ना, कोच है, तो वो अपनी टीम को क्या करते हैं, सिखाते हैं, खुद तो नहीं खेलते। तो हम तो खुद तो जाएंगे नहीं आपका एग्जाम देने, तो हमारे से सिखाए हुए सीखोगे तो आपको क्या आएंगे, परफॉर्मेंस आएगी, मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, करियर बनेगा आपका। तो सही राह क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत ही मामूली, आजकल तो इतनी स्मार्ट स्टडीज हो गई है, नहीं तो हमारे जमाने में अमेंडमेंट आया तो भी खुद करो, खुद ही समझो, आरटीपी भी खुद करो, रिवीजन भी खुद करो, हो तो करो, नहीं हो तो मत करो, जो भी है। ठीक है, आज सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, तो एटलीस्ट 15-20% वाली मेहनत तो क्या होती है, बनती है। रिजल्ट बहुत शानदार आएगा ना। ठीक है, आज की मेहनत है तभी क्या होगा, उस दिन का रिजल्ट बेहतर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी क्या करते हैं, हर वर्ड का मतलब बता देता हूं। इज इट नेसेसरी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये जरूरी है। पहले भी उन्होंने पूछा था क्या ये जरूरी है, तो हमने कहा नहीं जरूरी। इस बार पूछ रहे हैं क्या ये जरूरी है, डेट द बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट, जरूरी है कि वो काइंड में ही हो इस सेक्शन में टीडीएस काटने के लिए। फॉर सेक्शन 194 आर टू ऑपरेट, मतलब 194 आर को लगने के लिए जरूरी है कि जो बेनिफिट परक्विजिट हो वो किसके अंदर हो, काइंड में हो। आंसर इज नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर इसका मतलब थोड़ी ना कि आप ऐसा लिखे होगे, कोई जरूरी नहीं है। लिखना तो पड़ेगा ना, 3-4 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी 4 नंबर लेने के लिए। कम से कम एक लाइन के 1 मार्क्स तो बनेंगे, ऐसा थोड़ी ना 1 लाइन के 4 मार्क्स बन गए हमारे।
ओके। हाँ, ये बात तो हमने मान ली कि नहीं भाई, बेनिफिट परक्विजिट कैश में हो तो भी टीडीएस काटोगे, और हमने तो पढ़ा भी था पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड, उस केस में एंश्योर होना पड़ेगा। हमने प्रोवाइजो लगाया था कि उस केस में एंश्योर होना कि टैक्स जमा हो चुका है, तभी क्या करना, रिलीज करना। ठीक है ना, इसका मतलब बिल्कुल पक्की बात है, वो बात प्रोवाइसो में बोली, तो इसका मतलब पक्की बात है कि बेनिफिट परक्विजिट कैश में भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है, पार्टली कैश हो सकता है, पार्टली काइंड हो सकता है, काइंड कन्वर्टेबल मनी भी हो सकता है, नॉट कन्वर्टेबल इन क्या हो सकता है, मनी भी हो सकता है। ओके, ठीक है ना। बेनिफिट कोई ऐसी मदद कर दी हो, आप उसको मॉनिटरी टर्म्स में कैसे निकालोगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि क्या है, टीडीएस तो होगा उस पे। ओके, तो बोलते हैं आगे, टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर इज रिक्वायर्ड to be deducted whether the benefit or perquisite is in cash or is in kind, is in cash or is in kind। ठीक है ना, आंसर तो हमको एक लाइन तो क्या हो गई, मिल गई। खुद ही बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रोवाइजो में हमने खुद ने कहा था क्लियरली इंडिकेट्स, हमने क्लियरली लिखा था, और मैंने भी आपको फर्स्ट प्रोवाइजो का ही क्या दिया था, रेफरेंस दिया था। ठीक है, तो क्लियरली इंडिकेट करा था द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर जो है, दैट देयर कुड आल्सो बी सिचुएशन, उन्होंने कहा था ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये तो हो ही सकता है कि कैश में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वेयर बेनिफिट और परक्विजिट इज इन कैश हो, और बेनिफिट और परक्विजिट इज इन काइंड हो, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड, या होली क्या हो, काइंड में हो। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट प्रोवाइजो में क्लियरली क्या करा है, अपनी इंटेंट बताई है। 10 सेक्शन 194 आर क्लियरली ब्रिंग्स इन स्कोप, अपने दायरे में लाता है द सिचुएशन, उस सिचुएशन को वेयर बेनिफिट और परक्विजिट इज इन कैश हो, या फिर इन काइंड हो, और पार्टली इन कैश हो, और पार्टली इन क्या हो, काइंड हो, सबको क्या कर लेता है, सबमिट लेता है, सबको सबमिट लेता है। और फर्स्ट प्रोवाइजो में इन्होंने कहा है कि लेजिस्लेचर जो है उन्होंने क्लियरली क्या करा है, इंडिकेट करा है, अपनी इंटेंशन बताई कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर, जिससे हमको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में हम आते हैं, और हमारे पास में है अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। वापिस से पानी पीऊंगा क्योंकि मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है, आदत है इसलिए। ओके, तो ये लीजिए। यस, तो आगे बढ़ते हैं। पेन किधर चला गया, अरे किधर चला गया पेन। यस, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इज देयर एनी रिक्वायरमेंट, बार बार ये पूछ रहे हैं रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे पहले तो इन्होंने पूछा था कि कैश में ही होना क्या है, रिक्वायरमेंट है। ओके, पहला क्वेश्चन तो ये था, दूसरा कहाँ था, ओके पहला तो हमने कर लिया, दूसरा भी करा था, दूसरा ठीक है, दूसरा चलो ऊपर था। ठीक है, वहां पर भी यही था कि जरूरी है क्या, और तीसरी बार भी पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी रिक्वायरमेंट है क्या टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर, मतलब 194 आर में टीडीएस काटने के लिए क्या ये जरूरी है कि व्हेन द बेनिफिट और परक्विजिट इज इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट हो, तो अगर कैपिटल एसेट है तो वहां पर भी टीडीएस काटना जरूरी है क्या आपके हैंड में, मतलब आपने जो मेरे को क्या दिया, गिफ्ट दिया, तो वो मेरे हैंड में अगर क्या है, कैपिटल एसेट है, तो क्या उस केस में भी आप क्या काटोगे, टीडीएस काटोगे। तो मैं बताऊं मैंने क्या कहा, आपको कुछ देखना ही नहीं है यार, आप तो बस ये देखो कि मैं रेसिडेंट हूं, वो बेनिफिट और परक्विजिट, ठीक है ना, मेरे को इन कोर्स ऑफ बिजनेस और क्या है, प्रोफेशन है, एग्रीगेट वैल्यू उसकी 20,000 रुपए से ज्यादा है। आप ये देखो कि आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो, और अगर हो तो पिछले साल का बिजनेस प्रोफेशन का टर्नओवर 1 CR 50 लाख से आपका क्या हो, ज्यादा हो, बस ये देखो। इसके अलावा ये मत देखो कि मेरे कौन से हेड में टैक्सेबल है, कौन से सेक्शन, कौन से क्लॉज में क्या टैक्सेबल है, मेरे हैंड में वो कैपिटल एसेट है, मेरे हैंड में वो कैपिटल एसेट नहीं है। ये कुछ भी क्या करना है, आपको नहीं देखना है। आपने मेरे को कार क्या कर दी, गिफ्ट दे दी, बिजनेस प्रोफेशन के की वजह से दी, अब मैं उसको बिजनेस में क्या ले रहा हूं, काम ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लूंगा। भाई 5 लाख की कार दोगे तो वो 5 लाख की इनकम मेरे हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, मैंने उस पर टैक्स दे दिया, अब मैं उसको बिजनेस में काम लूंगा, मैं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लूंगा। ठीक है, आपको टीडीएस काटने के अंदर क्या तकलीफ है कि वो मेरे हैंड में कैपिटल एसेट है, मेरे हैंड में कैपिटल एसेट नहीं है, मैं तो उसको अपने बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड भी बना लूंगा, मैं तो उसको, अरे मैं तो उसका अपने बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड भी बना लूंगा। पर इससे ये बात थोड़ी बदल जाएगी कि आपने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया है, इससे ये बात थोड़ी बदल जाएगी कि आपने मेरे को परक्विजिट नहीं दिया है ना आपने, तो आप तो टीडीएस काटोगे। तो फालतू के क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं ऐसे नॉनसेंस जैसे। ओके, तो चलिए ये बोलते हैं एज हैज बीन स्टेटेड, हमने पहले ही बता दिया था आंसर किसमें, नंबर 1 में बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हमने पहले ही बता दिया था नंबर 1 में। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेक, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है चेक करने की वेदर जो परक्विजिट है, बेनिफिट है,
टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट एंड अंडर विच हेड इट इज टैक्सेबल। कुछ नहीं देखना था, ठीक है, कुछ भी नहीं देखना था। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे एक जमीन खरीद रहा हूं, ठीक है ना, मैंने आपको उसका क्या दिया, टोकन मनी दिया, टोकन मनी दे दिया, ठीक है ना, एग्रीमेंट वेग्रीमेंट कर लिया, बाद में रजिस्ट्री वजिस्ट्री होगी, पूरा पेमेंट हो जाएगा। आप निकले डेढ़, आपने क्या कर लिया, किसी के साथ में मान लीजिए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट कर लिया और आपने किसी बिल्डर को कह दिया कि इस पे तो बहुत सारे फ्लैट्स बना लो, ठीक है ना, कितने फ्लैट बनाओ, 50 फ्लैट बनाओ, और 50 का 50 नहीं 60 फ्लैट बनाओ, और 60 के 1/3 मतलब 20 फ्लैट मेरे हो जाएंगे, किसके, बिल्डर के। 20 फ्लैट किसके होंगे, बिल्डर के होंगे। ये उस इंडस्ट्री में चलता है कि जितने भी फ्लैट बनते हैं ना, 1/3 कौन रख लेता है, बिल्डर रख लेता है, 2/3 किसके हो जाएंगे, जमीन वाले के। तो आपने कहा 20 फ्लैट तू बेच लेना, बाकी के 40 फ्लैट किसके हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे, और जिससे टोकन मनी दिया मैं उससे सलट लूंगा। और मैंने कहा वो भाई साहब, मैंने इस जमीन को खरीदने का कॉन्टेक्ट किया, पहले टोकन मनी दिया हुआ है, एग्रीमेंट क्या करा हुआ है, करा हुआ है, तो उसने मेरे को उससे कुछ ज्यादा पैसे दे दिए, ठीक है, ज्यादा पैसे दे दिए, मिला तो मेरे को बेनिफिट और परक्यूसिटी है, मिला तो मेरे को बेनिफिट और कौन सा है, परक्यूसिटी है। तो आप ये मत देखो यार कि वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट नहीं है। यही बात इन्होंने यहां पर क्या करी है बताइए, जैसे कि असेसी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद जे, ठीक है ना, फॉर द परचेज ऑफ प्लॉट, ऑफ जमीन प्लॉट करने के लिए, एंड सर्टेन अमाउंट आपको अर्नेस्ट मनी की तरह क्या कर दिया, पे कर दिया। हाउएवर पोसेशन जो थी जमीन की आपने मेरे को दी नहीं, एसएससी को, मेरे से टोकन मनी लेने के बाद भी पोसेशन नहीं दी, और आप जो सेलर थे ना, आप डेढ़ होशियार निकले और आपने एक दूसरा कॉन्टेक्ट कर लिया, किसके साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में, किसी बिल्डर के साथ में, टू डेवलप द क्या है, सेड प्लॉट, उस पे फ्लैट बनाने के लिए आपने किसी और से क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। अब असेसी में जो था टोकन मनी दिया हुआ था, दिक्कत हो रही थी, तो मैंने फाइल कर दिया आपके अगेंस्ट, सूट फाइल कर दिया, इन विच कंसेंट डिक्री वाज पास, डिक्री क्या हो गई, पास हो गई, और इन परसेंस ऑफ सेम सर्टेन अमाउंट एज क्या है, पेड टू असेसी, आपको मुझे पे करना पड़ा। ऑन अपील इट वाज हेल्ड डेट, ये तय किया गया, सच सम रिसीव्ड जो हुआ है मेरे को, ठीक है, ये जो रिसीव हुआ है वाज लायबल टू टैक्स होगा एज कौन सा, बिजनेस इनकम, ठीक है, बिजनेस इनकम। तो आप ये मत देखो कि मेरे कौन से हेड में टैक्सेबल है, मेरे लिए कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट नहीं है। ओके, जैसे कि मान लीजिए बैंक ने मेरा लोन क्या कर दिया, वेव कर दिया, मैंने क्या करा था, वर्किंग कैपिटल लोन लिया हुआ था, ठीक है ना, और कोई वन टाइम सेटलमेंट के अंदर उन्होंने सर्टेन अमाउंट मेरा क्या कर दिया, वेव कर दिया, बेनिफिट तो मेरे को मिला ही है, ठीक है, बेनिफिट तो मेरे को मिला है। अब वो 28 क्लॉज 4 से टैक्सेबल हो, 41 सबसेक्शन 1 से टैक्सेबल हो, अरे क्या जानना है ना, बेनिफिट और परक्यूसिट, बस ये देखो कि बेनिफिट परक्यूसिट है, ठीक है ना। आपने अपने जैसे मान लीजिए डायरेक्टर हैं, आपके कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनको कार दे दिया, उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया। अच्छा, यहीं पर एक बात आपको बता देता हूं, अगर आप एम्प्लॉय को दोगे तो उनका एम्प्लॉय को देना सैलरी में जाता है, बेनिफिट परक्यूसिट, और उसका टीडीएस 192 में करता है। लेकिन वो जो डायरेक्टर जो आपकी कंपनी का क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, उसको अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन देते हो, फर्नीचर देते हो, फिक्सचर्स देते हो, कार देते हो, ठीक है, वो उसकी सैलरी है ही नहीं, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, तो टीडीएस किस में काटिएगा, 194 आर में काटिएगा, ठीक है। ओके, एक और वॉज गिवन टू एन असेसी बाय हिज क्या है, डिसाइपल, ठीक है, जो क्या होते हैं, शिष्य होते हैं ना, शिष्य होते हैं, उन्होंने उनको क्या दी, कार दी। Who had been benefited from his preaching, मैंने आपको जो भी क्या दिया, ज्ञान दिया, उससे आप बहुत इन्फ्लुएंस हुए, आपने मेरे को एक कार क्या कर दी, दे दी, मेरे लिए क्या है, बेनिफिट और कौन सा है, परक्यूसिटी है। मैं आपकी कंपनी का क्या हूं, डायरेक्टर हूं, कंपनी का डायरेक्टर हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं। अब आपने मेरे को क्या बना लिया, होल टाइम डायरेक्टर बना लिया, और मेरे को कुछ कंपनी के क्या दे दिए, शेयर्स भी दे दिए, ताकि कंपनी में मेरा अब इंटरेस्ट बना रहे। आपने मेरे को शेयर्स दे दिए, शेयर्स मिले, ये तो मेरे लिए बेनिफिट और परक्यूसिटी है। मैं तो क्या था, बाकी तो कंपनी का सिर्फ क्या था, डायरेक्टर ही तो था, ठीक है, मेरे पास तो कोई शेयर होल्डर तो था नहीं। अब आपने मेरे को शेयर अलॉट कर दिए, तो ये क्या दिया है, बेनिफिट और क्या दिया है, परक्यूसिटी दिया है। तो अब आप ये मत देखो कि मेरे लिए कैपिटल एसेट है या नहीं है। और इन्होंने ये बात बोल दी, 10 द असेट गिवन, आपने मेरे को शेयर्स दिए, बेनिफिट दिया, परक्यूसिटी दिया, शेयर्स मेरे लिए क्या है, कैपिटल एसेट है। और डजंट मैटर कि कैपिटल एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड है क्या नहीं है, बेनिफिट है, परक्यूसिटी है, आपने मुझको दिया है, मेरे बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से क्या करा दिया, मैं एम्प्लॉय तो था नहीं आपका, आपका एम्प्लॉय तो था नहीं, ओके, तो मेरा बिजनेस प्रोफेशन की वजह से दिया। मैं रेसिडेंट हूं, शेयर्स की वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, 194 आर में 10% टीडीएस काटो ना यार आप। ओके, ये क्यों देखना है कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मेरे कौन से एडमेट टैक्सेबल है, कैपिटल एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड है, सब बातें गई तेल लेने।
तो इन्होंने कहा 10 द असेट गिवन एज बेनिफिट, आपने जो बेनिफिट, अब बेनिफिट में मेरे को जो असेट दी है मे बी कैपिटल एसेट, वो मेरे लिए कैपिटल एसेट हो भी सकती है इन जनरल सेंस, जैसे कि क्या हो गई, कार हो गई, जमीन हो गई, शेयर्स हो गई, ठीक है, हो भी सकती है। और इन एनी केस एज स्टेटेड अर्लियर द डिडक्टर इज क्या है, नॉट रिक्वायर्ड, आपको कोई जरूरत नहीं है ये चेक करने की जो बेनिफिट और परक्विसिट है वो टैक्सेबल है नहीं है, कौन से हेड में। दस डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, आपको सिर्फ टीडीएस काटना है 194 आर में, इन किसके अंदर, ऑल केसेस में जहां भी बेनिफिट और परक्विसिट आपने रेसिडेंट को प्रोवाइड करा है 20,000 रुपए से ज्यादा का एग्रीगेट, वहां पर आपको क्या काटना होगा, टीडीएस काटना होगा। तो आपको आंसर मिल चुका है पूरा, एग्जाम्पल भी मिल गए, जैसे कि क्या दे दी है, कार दे दी है, जमीन क्या कर दी है आपने, दे दी है, शेयर्स आपने किसको दे दिए, डायरेक्टर को दे दिया। जमीन मेरे लिए कैपिटल एसेट हो सकती है, कार मेरे लिए कैपिटल एसेट हो सकती है, ठीक है, मेरे लिए शेयर्स भी क्या हो सकते हैं, कैपिटल एसेट हो सकते हैं। ओके डन, ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको टीडीएस काटना है। अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अगर लोन सेटलमेंट हो गया, वेवर ऑफ क्या हो गया, वेवर हो गया बाई कौन सा है, बैंक, बैंक ने क्या कर दिया, बैंक की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझको क्या दिया था, लोन दिया था, और फिर उसने क्या कर दिया, वेवर कर दिया है सेटलमेंट में, उसकी बात नहीं कर रहे, बात बैंक की कर रहे हैं। इज टू बी ट्रीटेड एज बेनिफिट, तो क्या बेनिफिट माना जाएगा, ऑब्वियसली बात है यार, जो मुझको पैसा चुकाना था आपने माफ कर दिया, वन टाइम सेटलमेंट में कम पैसे ले रहे हो, जितना छोड़ दिया माफ कर दिया, रेमिशन कर दिया, वेवर कर दिया, सिसेशन कर दिया, बेनिफिट ही है, ठीक है। अगर वो बेनिफिट है ये बोल रहे हैं, तो इट वुड लीड टू हार्डशिप, ठीक है ना, ये बहुत ही हार्डशिप हो जाएगी, एज द बैंक वुड नीड टू इंकर एडिशनल कॉस्ट ऑफ टैक्स, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ये एक और एडिशनल बाहर आ गया, एडिशनल कैसे आ गया, इन एडिशन टू हेयर कट, पहले तो आपका मैंने टकला कर दिया, कैसे, क्योंकि मैंने लोन ही नहीं चुकाया, आपको लोन माफ करना पड़ा, तो टकले तो आप और वैसे ही हो चुके हो, फिर ऊपर से बोल रहे हैं कि ये तो बेनिफिट है, परक्यूसिट है, और टीडीएस काटो, टीडीएस काट के क्या कराओ, जमा कराओ, तो आप तो समझ रहे हैं ना, मतलब पहले तो टकले हो चुके हो, और फिर बोल रहे हैं कि जो लोन सेटलमेंट हुआ है, वन टाइम सेटलमेंट हुआ है, वेवर हुआ है, रेमिशन जो हुआ है, ये एक बेनिफिट परक्यूसिट है, ठीक है, सामने वाले के लिए, रेसिडेंट के लिए, इन कोर्स ऑफ बिजनेस और क्या वो प्रोफेशन जो कर रहा है, तो आप उसका क्या काटो, टीडीएस काटो, तो वैसे टकले हुए हैं, तो एक एडिशनल हार्डशिप हुई नहीं हुई, ठीक है ना, एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं क्या इस केस में 194 आर एप्लीकेबल होगा क्या, ये मजेदार क्वेश्चन है। अब बढ़िया ना, हेयर कट तो हो ही चुका है आपका हेयर कट तो हो ही चुका है, और एडिशनल कॉस्ट क्या है, हार्डशिप बिल्कुल हो रही है, होगी सही, टीडीएस काटना पड़ेगा आपको, तो ठीक है ना, काटोगे कहां से, आपने तो और वेवर करा है, तो किसमें से काटोगे, मतलब क्या खुद की जेब में से जमा कराओगे, तो ये तो बहुत ये एडिशनल कॉस्ट हो गई। तो इसका आंसर भी बढ़िया है, बढ़िया आंसर है, और मैंने कहा ही था क्वेश्चन बन सकेंगे बिल्कुल, ओके। और जब ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा सुनोगे, ज्यादा लिखोगे, मार्क्स आएंगे अच्छे। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल लोन वेव्ड बाय बैंक, बैंक ने क्या कर दिया, माफ कर दिया, अंडर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कोई सी के अंदर में, वुड कंस्टिट्यूट, बिल्कुल क्या है, बेनिफिट है, परक्यूसिट है, 28 क्लॉज 4 से 41 सबसेक्शन 1 से, जिससे भी टैक्सेबल होना होगा, बिल्कुल क्या हो सकेगा, क्योंकि अराइजिंग फ्रॉम क्या, बिजनेस प्रोफेशन है, और मैं रेसिडेंट हूं। हाउएवर, मतलब हालांकि, इट हैज बीन क्लेरिफाई, लेकिन हमने क्या कर दिया है, क्लेरिफाई कर दिया, हालांकि वो बेनिफिट है, परक्यूसिट है, सब कुछ है, रेसिडेंट हो, सब कुछ है, बिजनेस प्रोफेशन है, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्लेरिफाई कर दिया कि जो वन टाइम सेटलमेंट है किसके साथ में, बोरोवर के साथ में, आप तो लेंडर थे, मैं बोरोवर था, तो मेरे साथ में जो वन टाइम सेटलमेंट हुआ, ठीक है ना, उसके अंदर जो वेवर ऑफ क्या हुआ, जो लोन हुआ है, ठीक है, तो ये जो हुआ है, वुड नॉट बी, इन्होंने कहा वुड नॉट बी, नहीं होगा सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, हालांकि बोल के कह दिया कि बेनिफिट है, लेकिन हालांकि इस पे क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, अंडर सेक्शन किसके अंदर, 194 आर के अंदर। टीडीएस के लिए मना कर रहे हैं कि टीडीएस नहीं होगा, ये मेरे को ये नहीं बोल रहे कि तेरे हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, तेरे हैंड में जिस सेक्शन से टैक्सेबल होना है, जिस क्लॉज से होना है, रेमिशन ऑफ लायबिलिटी है, ट्रेडिंग लायबिलिटी है, जो भी है, ठीक है ना, तेरे हैंड में जो ट्रीटमेंट होना है तेरे को तो करना पड़ेगा। अगर असेट को खरीदने के लिए लिया था तो असेट की कॉस्ट में से क्या करना, कम करना, ट्रेडिंग लायबिलिटी के लिए लिया था तो 41 सबसेक्शन 1 से क्या करना, टैक्सेबल करना, ये बोल रहे तेरे को जो करना है वो तो तेरे को करना ही पड़ेगा। हम उसकी बात कर रहे हैं, डिडक्टर की बात कर रहे हैं कि वन टाइम सेटलमेंट जो हुआ है, ठीक है ना, आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हाउएवर लगा के बोला है, मतलब बेनिफिट है लेकिन टीडीएस काटना रिक्वायर्ड नहीं होगा, सर्कुलर ला के बोल रहे हैं। और लोन किसने माफ करा है, तो आइए देख लीजिए, सिर्फ मैं बोला हुआ नहीं सुनाना चाहता, देख भी लो।
इन्होंने ही माफ करा हो। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस याद नहीं करने, बस ध्यान रखना मेरा दोस्त अगर क्या करे लोन माफ करे तो वो यहां कवर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हुआ? शेड्यूल बैंक हुआ, कोऑपरेटिव क्या हुआ? बैंक हुआ, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, हमने ये पीजीपी के अंदर सारे नाम सुने हुए हैं। स्टेट फाइनेंशियल क्या है? कॉरपोरेशन है, ठीक है ना। ये स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट क्या है? कॉरपोरेशन है, बीइंग गवर्नमेंट कंपनी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। डिपॉजिट टेकिंग जो है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सिस्टमैटिकली क्या होती है? इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो क्या होती है? एनबीएफसी होती है। और पब्लिक कंपनी है जो लॉन्ग टर्म क्या देती है? फाइनेंस देती है हाउसिंग वाउसिंग के लिए, वो वाले। और रजिस्टर्ड असेट रिकंस्ट्रक्शन जो क्या है? कंपनीज है। तो वन टाइम सेटलमेंट के अंदर जो हुआ है बेनिफिट है, परक्विसिट है, टीडीएस काटना रिक्वायर्ड नहीं है। तो दिस क्लैरिफिकेशन इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, मतलब 194 आर के लिए है, आपके लिए। द ट्रीटमेंट ऑफ सच सेटलमेंट, ये जो लोन माफ हुआ है इन द हैंड्स ऑफ पर्सन, मेरे हैंड में, रेसिडेंट के, हु गॉट द बेनिफिटेड, जिसको ये बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है, वेवर का बेनिफिट मिल चुका है, वुड नॉट बी इंपैक्टेड, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मेरे लिए तो जैसा टैक्सेबल होना है वैसा बिल्कुल होगा, जो ट्रीटमेंट होना है कॉस्ट में से कम वो सब कुछ होगा। द टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सेटलमेंट, मेरे हैंड में जो टैक्सेबिलिटी होगी वेवर की जो होगी इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियरी, विल बी गवर्नड होगी बाय रेलेवेंट प्रोविजन। उस केस में कुछ भी क्या नहीं है? रिलैक्सेशन नहीं है, उस केस में कोई भी हाउएवर नहीं लगा। हाउएवर जो लगा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में लगा है? आपके केस में लगा है। और आपको टीडीएस नहीं काटना है। कहां नहीं काटना, किन्होंने माफ किया है वो हमने यहां पर क्या करा है? देखा है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। आगे के और क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, बड़े इजी है। वापस से 5 सेकंड का ब्रेक लेके पानी पी लेता हूं। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदर ये जो सेल्स डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट होता है और जो रिबेट दी जाती है सेल पे, ठीक है, क्या ये बेनिफिट और परक्यूसिट है? और अगर ये बेनिफिट परक्यूसिट है तो फिर इनके ऊपर 194 आर में टीडीएस होगा। तो वैसे तो बताऊं ना, देखो बहुत दिक्कत है, अगर इसमें टीडीएस करना पड़ा तो बहुत दिक्कत है। मैं सेलर हूं, आप बायर हो, पेमेंट मुझे आपको मुझे करना है, आप मुझे क्या करोगे? पेमेंट करोगे। और उसमें अगर मैंने कुछ भी आपको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब है मुझे आपका टीडीएस करना पड़ेगा। तो बड़ी गजब बात हो रही है, मैं माल बेच रहा हूं, पैसा आपको मुझको क्या करना है? देना है। मैंने उस पर आपको कितना भी डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब है मैं अब आपका क्या करूं? टीडीएस करूं। और ये जो डिस्काउंट दिया है क्या ये बेनिफिट और परक्यूसिट है? ये ठीक है ना, बेनिफिट परक्यूसिट है। ये आपके कोई पीजीपी हेड में चाहे 28 क्लॉज 4 है या 41 सबसेक्शन 1 हो, किसी से टैक्सेबल होना है, ठीक है ना। कोई कहाँ होना है टैक्सेबल? अगर मैंने डिस्काउंट दिया है तो अब आपके लिए परचेस प्राइस कम हो गई है बस, ठीक है। जो डिस्काउंट दिया आप उसको कहीं पर इनकम की तरह थोड़ी बुक करोगे आप उसको। और जब ये आपकी इनकम ही नहीं है तो मैं टीडीएस क्यों काटूं? ठीक है ना, टीडीएस क्यों काटूं? इसका मतलब तो ये हुआ जैसे कि मान लीजिए मेरी शादी है, मैं लाइफस्टाइल गया, 2-3 सूट मैंने क्या करे? परचेस करे। ओके, वहां पर क्या चल रहा था? 50% ऑफ चल रहा था। ओके, तो मैंने मेरे सूट, मेरे पेरेंट्स के, ब्रदर के सूट क्या करे? परचेस करे। हर एक सूट 20-20 हजार रुपए का था, तो हमारे लाख रुपए की तो बिलिंग हो गई। और वहां पर 30% ऑफ था, तो 30,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब मुझे याद आया यार ये तो 194 आर हो गया, बेनिफिट हो गया, परक्यूसिट हो गया, ये तो मेरा क्या काट लेंगे? टीडीएस वीडीएस काट लेंगे। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, ये कोई मेरी इनकम थोड़ी ना है, ठीक है ना। आपने कोई डिस्काउंट दिया, ये कोई मेरी इनकम है क्या? ठीक है ना, नहीं है ना इनकम। जब इनकम नहीं है तो टीडीएस किस बात का? टीडीएस होता है कौन सा? टैक्स काटना। टैक्स किस पे? इनकम पे। जब इनकम नहीं है तो टीडीएस किस बात का? ओके, और ये अगर टीडीएस काटोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। मैं सेलर हूं, आप कौन हो? बायर हो, आपको मुझे पैसा देना था, पर टीडीएस मैं काटूं? आपका काटूं टीडीएस? ठीक है ना भाई, हो सकता है कि आपको मेरा काटना पड़े क्योंकि मैं माल बेच रहा हूं, मेरे को जो पैसा मिलेगा वो मेरी इनकम होगा। तो ये तो हो सकता है कि आपको मुझे टीडीएस काटना पड़े, ऐसा हो सकता है किसी सेक्शन में काटना पड़े और हो सकता नहीं भी काटना पड़े, लेकिन माल बेच रहा हूं, मेरी इनकम है। लेकिन मैंने आपको डिस्काउंट दिया, अब मैं आपका टीडीएस काटूं, ये तो बहुत अजीब और गरीब क्या हो जाएगी? बात हो जाएगी। तो इन्होंने इसी बात को कह दिया कि नहीं यार यहां टीडीएस नहीं काटना है। तो सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट जो दी गई है किसको? कस्टमर को, ठीक है। कौन सी लिस्टेड जो भी प्राइस थी उसमें से क्या होती है? डिस्काउंट दे दिया जाता है। ओके, तो टू डेट एक्सटेंट, ठीक है, प्राइस क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस प्राइस होना एक क्या होता है? बेनिफिट ही होता है, परक्यूसिट होता है। दीज आर ऑल्सो बेनिफिट, ये बोल रहे हैं ये बेनिफिट ही है दो, हालांकि रिलेटेड टू कौन सा है? सेल्स है। और परचेज क्या है? रिलेटेड टू सेल परचेज है, लेकिन है तो बेनिफिट ही। सिंस
टीडीएस अंडर सेक्शन जो 194R जो है इज एप्लीकेबल ऑन फॉर्म ऑफ बेनिफिट परक्विसिटी पे लगता है। तो भाई कम पैसा ले रहा हूं, है तो वो बेनिफिट ही है तो बेनिफिट ही, ठीक है, परक्विसिटी है। अब वो आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन है तो वो बेनिफिट परक्विसिटी। और 194R बोलता है कोई सा भी फॉर्म ऑफ बेनिफिट परक्विसिटी, आप तो टीडीएस काटो। हाउएवर, हालांकि सब्जेक्टिंग दीज टू टैक्स डिडक्शन, अगर इस पे आप टीडीएस कटाओगे तो वुड पुट सेलर टू क्या है डिफिकल्टी, वो सेलर को किस में डाल देगा, डिफिकल्टी के अंदर क्या कर देगा, डाल देगा। टू रिमूव क्या है सच डिफिकल्टी, तो पहले भी डिफिकल्टी रिमूव करी थी, वेवर वन टाइम सेटलमेंट हुआ था किसके साथ, बैंक के साथ में, तो उन्होंने कहा टीडीएस नहीं काटना है, नहीं तो उनका क्या हो जाएगा, एडिशनल हेयर कट हो जाएगा, जो हुआ है उन पे और हार्डशिप हो जाएगी। तो इन्होंने कहा अगेन वो क्या हो जाएगा, सेलर को डिफिकल्टी में पुट करेगा। टू रिमूव सच डिफिकल्टी इट हैज बीन क्लैरिफाई, और ये साफ कर दिया गया है कि कोई टीडीएस नहीं काटना होगा 194R में, सेल्स डिस्काउंट पे, कैश डिस्काउंट पे, रिबेट जो हुई है सेल परचेज पे, उसे किसी भी तरह का टीडीएस नहीं काटना है। तो आंसर लिखने के लिए इनफ आपके पास में क्या हो चुकी है, वर्डिंग्स हो चुकी है, ठीक है, वर्डिंग्स है, लिख देना, आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ ये बोलते था नहीं नहीं यार टीडीएस नहीं कटेगा, तो क्या लिख के आते, नहीं नहीं यार टीडीएस नहीं कटेगा, ओके, ये लिखना पड़ेगा। वुड जेन्युइन क्या हो जाएगी, किसी भी फॉर्म का बेनिफिट हो, तो ये तो क्या होता है, ऑल फॉर्म ऑफ बेनिफिट को क्या करता है, कवर करता है। और कैश डिस्काउंट, रिबेट जो दी गई है, सेल्स डिस्काउंट, ये भी एक तरह का क्या है, बेनिफिट ही है, 194R में क्या होता है, कवर होता है, लेकिन इससे सेलर को पुट कर देगा किसके अंदर, डिफिकल्टी में। और टू रिमूव क्या है, दिस डिफिकल्टी को क्लैरिफाई कर दिया है कि कैश डिस्काउंट जो होंगे सेल्स परचेज पे, उस पे किसी तरह का टीडीएस नहीं होगा। जब इतनी 3-4 लाइनें होगी तो मार्क्स आएंगे आपके, ओके। तो पढ़ना, और वो भी किससे पढ़ना, तरीके से पढ़ना जरूरी है। अब इसके अंदर मान लीजिए कि बाई, जैसे कि क्या होता है, बाई 2 गेट 1 क्या होता है, फ्री होता है। अभी जैसे कि मान लीजिए मैं शॉपिंग करने गया, मेरे को लेवाइस की 2 जीन्स परचेज करनी थी, पहले से तय था एक ब्लू चाहिए और एक ब्लैक कलर की चाहिए, डार्क कलर की मेरे को 2 जीन्स चाहिए, मेरे फेवरेट कलर होते हैं, कोई सा भी कलर जो डार्क हो वो मेरे सबसे फेवरेट होते हैं, और ब्लैक मेरा सुपर फेवरेट है, ब्लैक ब्लू। अब वहां स्कीम थी 2 खरीदो एक क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी, ठीक है। अब 3-3 हजार की क्या थी, 2 जीन्स से थी, मैंने खरीद ली 6,000 रुपए में, जीन्स से मिली मेरे को कितनी, 3 मिल गई। तो अब ये देखो तो बेनिफिट तो हुआ है मेरे को, बेनिफिट तो हुआ है कि एक जीन्स मेरे को क्या मिली है, फ्री में मिली है, एक जीन्स मेरे को क्या मिली है, फ्री में मिली है। तो क्या टीडीएस वीडीएस काटोगे, या फिर मैं ये इसको समझू मूर्ख बना रहे हैं यार, कुछ नहीं है, 6,000 रुपए की 3 जीन्स हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ये नहीं है कि एक फ्री दी, कुछ नहीं है, ये 6,000 रुपए की क्या है, 3 जीन्स हैं, 2-2 हजार की पड़ी है अपन को, 2-2 हजार की है, ये ऐसे ही करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर 2 पे क्या करते हैं, एक फ्री कर देते हैं। तो बोलिए इस केस में क्या होगा, तो इसका भी आंसर दिया, अगेन इस केस में भी टीडीएस नहीं होगा। कैसे, इन्होंने कहा वेयर ए सेलर इज सेलिंग इट्स आइटम, अपने आइटम बेचता है, फ्रॉम इट्स स्टॉक, अपने स्टॉक में से, स्टॉक इन ट्रेड, टू ए बायर कोई बेचता है, द सेलर ऑफर्स 2 आइटम फ्री, 2 फ्री दे रहा है विद परचेज ऑफ किसके साथ में, 10 आइटम्स के साथ में, कुछ नहीं है, फ्री व्री कुछ नहीं है, 12 आइटम दे रहा है 10 की प्राइस में, ठीक है। 10 की प्राइस मान लो कितनी है, 120 है, तो मान लो 120 प्राइस है कितने की, 12 की, बस ये है, वो 120 प्राइस है कितने की, 12 की। इन सब्सटेंस द सैलरी इज एक्चुअली, सैलरी इन सब्सटेंस, मुद्दे की बात तो यह है कि सैलरी इज एक्चुअली सेलिंग कितने, 12 आइटम्स बेच रहा है, वो आपको प्रलोभन दे रहा है कि आप क्या कर लो, 10 खरीद लो, तो उसके हिसाब से तो 12 बिक जाएंगे। उसको मालूम है कि मैंने 10 की प्राइस ही 120 रख ली है, जो 12 के बराबर थी, इसके चक्कर में 12 क्या होंगे, बिकेंगे। तो ये ज्यादा बेचने का क्या होता है, तरीका होता है कि निकालते हैं बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1 क्या होगा, फ्री होगा। तो बाई 4 गेट 1 फ्री का मतलब है उन्होंने 5 आइटम क्या कर दिए, बेच दिए, तो ज्यादा बेचने के लिए करते हैं वो, ठीक है। और 5 की प्राइस 4 में क्या कर चुके होते हैं, वसूल कर चुके हैं। तो इन सब्सटेंस कह रहे हैं मुद्दे में सैलरीज एक्चुअली सेलिंग, 12 आइटम क्या कर रहा है, बेच रहा है एट ए प्राइस ऑफ कितने पे, 10 आइटम्स की प्राइस में। लेट अस अज्यूम, मान लीजिए, मान लेते हैं that the price of each item is 12, each item की प्राइस कितनी है, 12 रुपए, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो ये 120 कितने की है, 12 की हुई। फॉर बायर के लिए, ही हैज परचेज, 12 आइटम परचेज करे एट ए प्राइस ऑफ रुपीज कितने पे, 120 पे, ठीक है। तो इस केस में क्या नहीं होगा, इन सच ए सिचुएशन अगेन सेलर कुड भी क्या हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकता है इन अप्लाइंग कौन सा 194R, कि मैं सेलर हूं और बायर का क्या कर रहा हूं, टीडीएस कर रहा हूं, ठीक है ना, बायर का टीडीएस कर रहा हूं। जैसे कैश डिस्काउंट पे मना करा,
ठीक है, सेल्स डिस्काउंट पे, रिबेट पे मना करा। इन्होंने कहा यहां पर भी अगर हम करवाएंगे, बोलेंगे दो फ्री दिया है और ये क्या है, गिफ्ट, ये बेनिफिट है, परक्यूसिट है, तो सेलर बायर का टीडीएस करे, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। हेंस टू रिमूव डिफिकल्टी के लिए इट हैज बीन, ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो अबव फैक्ट थे, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो कैश डिस्काउंट हुआ, ठीक है, सेल्स डिस्काउंट हुआ, रिबेट जो हुआ, बाई 10 गेट 2 क्या हुआ, फ्री हुआ, इन सभी पे क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। लेकिन इट हैज बीन क्लेरिफाई, लेकिन ये भी क्लेरिफाई कर दिया है दैट सिचुएशन इज डिफरेंट, उसको बिल्कुल अलग रखना। किसको? वेयर फ्री सैंपल आर गिवन, जहां पर क्या दिया जा रहा है, फ्री सैंपल्स दिए जा रहे हैं, वहां टीडीएस करना होगा, तो उनको बिल्कुल अलग रखिएगा। एंड अबाउ रिलैक्सेशन जो दिए हैं वुड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होंगे टू ए सिचुएशन ऑफ फ्री सैंपल पे नहीं होंगे, वो सिर्फ कैश डिस्काउंट पे, ठीक है, सेल्स डिस्काउंट पे, रिबेट पे, बाई 10 गेट 2 फ्री पे होंगे, लेकिन फ्री सैंपल बांटने पे क्या नहीं होंगे, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो फ्री सैंपल पे क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कि आ, हम आपको किसी तरह का क्या दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, गोल्ड कॉइन, मोबाइल फोन्स देते हैं, ठीक है ना। होलसेलर अपने रिटेलर्स को देता है, ज्यादा आप सेल बेल कर लोगे ना, मतलब मेरे लिए तो आप बायर हो, इतना अचीव कर लोगे तो मैं आपको इंसेंटिव दूंगा। इंसेंटिव में टीवी मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा, सेलफोन मिलेगा, गोल्ड कॉइन मिलेगा, सिल्वर कॉइन मिलेगा, कार मिलेगी, ये सब क्या इंसेंटिव है। ओके, ये कोई कैश डिस्काउंट नहीं था, ये कोई सेल्स डिस्काउंट नहीं था, ये कोई रिबेट नहीं थी, ये कोई बाई 10 गेट 2 फ्री नहीं था, टीडीएस होगा। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, स्पॉन्सर ए ट्रिप कर देते हैं, बढ़िया सेल टारगेट करी, इस साल आपने 5 करोड़ का हमको क्या करा, बिजनेस करा, चलो एक दुबई का आपको और आपकी विद फैमिली के साथ में क्या देते हैं, ट्रिप देते हैं। अब ये कोई सेल्स डिस्काउंट है, यहां रिलैक्सेशन थोड़ी काम करेगा, यहां बिल्कुल क्या होगा, टीडीएस होगा। ठीक है ना, आपने कोई डंकी क्या करी है, सेल्स वेल्स करी है, तो चलो मैं आपको कोई मूवी का टिकट दे देता हूं, आईपीएल के क्या दे देता हूं, टिकट दे देता हूं। आ रही है बात समझ में? तो आईपीएल के, जब आईपीएल हो रहे थे तो वहां जिस सिटी में थे वहां के डीलर्स को क्या दे दिए, टिकट विकेट दे दिए, इंसेंटिव मिला उनको, तो इस पर टीडीएस होगा, ये कोई डिस्काउंट विस्काउंट थोड़ी ना है। ओके, और हमने कहा था ये फ्री सैंपल पे क्या होगा, टीडीएस होगा। फ्री सैंपल पे किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, फ्री सैंपल्स देती है, हॉस्पिटल्स को देती है, ठीक है, और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इनको देती है, तो फ्री सैंपल पे टीडीएस होगा। फ्री सैंपल पे किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। फ्री सैंपल पे किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं है। चलिए, अब फ्री सैंपल पे आपको कुछ और अच्छा क्या करता हूं। तो एक बात तो तय हो गई है कि फ्री सैंपल पे क्या होगा, टीडीएस होगा, और डिस्काउंट विस्काउंट इन पे क्या होगा, बाई वन, और इन पे क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। अब फ्री सैंपल में भी एक बेहतरीन हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। फ्री सैंपल के केस में फार्मास्यूटिकल को देखते बेहतरीन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और एक बेहतरीन बात आपको बताता हूं कि इन्होंने कहा इट हैज बीन फर्दर, और हम क्लेरिफाई कर देते हैं दैट दीज बेनिफिट्स जो क्या कर रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, दीज बेनिफिट्स मतलब पर्टिकुलर नहीं कर रहे, कोई सा भी बेनिफिट्स हो, कोई सा भी परक्यूसिट्स हो, मे बी यूज किया जा सकता है, मे बी यूज्ड है बाय ओनर जिसको दिया गया है, बाय डायरेक्टर, एम्प्लॉय। तो जरूरी नहीं कि हम जिसको दे रहे हैं वही उसको क्या करे, यूज करे। हो सकता है कि उसका आपके साथ रिलेशन हो, फैमिली मेंबर हो, तो वो बेनिफिट वो यूज कर रहा है। कार दूंगा, सभी यूज करेंगे। ओके, तो इन्होंने कहा ये मे बी पॉसिबल, मे बी यूज किया जा सकता है, ओनर हो, ठीक है ना, डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय ऑफ कौन सा, रिसिपेंट जिसको हमने दिया गया है उसका एम्प्लॉय क्या कर रहा हो, उसका डायरेक्टर उसको क्या करे, यूज करे, और दे रिलेटिव, उसके रिलेटिव उसको क्या करें, यूज करें। हु इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, हो सकता है कि वो जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मे नॉट बी कैरिंग, वो हो सकता है कि वो नहीं कर रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे हो और प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन जो रिसिपेंट है वो कर रहा है। अब हो सकता है कि आप उसके रिलेटिव हो, आप उसके एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो, तो एक्चुअल यूज क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, और जो एक्चुअल यूज कर रहे हो वो क्या नहीं हो, नॉट कैरिंग बिजनेस और क्या हो, प्रोफेशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउएवर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड होगा बाय द पर्सन। मेरे को तो, आपको तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब बेनिफिट जो दिया है वो मेरे फैमिली मेंबर, फादर, मदर, ब्रदर क्या कर रहे हो, यूज में कर रहे हो, डजेंट मैटर, वो मेरे रिलेशन की वजह से, और मे भी पॉसिबल है कि वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, वो मेरे रिलेशन की वजह से है, बाकी वो तो जॉब में है। ओके, वो कोई बिजनेस और क्या नहीं कर रहे, प्रोफेशन नहीं कर रहे, आपको तो टीडीएस काटना होगा, और इन द नेम ऑफ रिसिपेंट आपको टीडीएस मेरा काटना होगा। इसका मतलब जो बेनिफिट है वो मेरी इनकम होगा, एक्चुअल यूज जो कर रहे हैं उनकी इनकम नहीं होगा, जो रिसिपेंट होगा उसकी क्या होगा, इनकम होगा।
ओका सिंस द यूजेज बाय ओनर डायरेक्टर एम्प्लॉय रिलेटिव इज बाय वर्च्यू ऑफ देयर रिलेशन है, वो तो हम रिलेशन की वजह से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं विद द रिसिपेंट एंटिटी। एंड इन सब्सटेंस, मुद्दे की बात तो यह है जो बेनिफिट और परक्यूसिट है वो हैज बीन क्या किया गया, प्रोवाइडेड किया गया है किसको, मेरे को। इन्होंने ये नहीं कहा कि जो एक्चुअल यूज करे उसका क्या करना है, आपको टीडीएस करना है, या फिर जो एक्चुअल यूज कर रहा है बेनिफिट को आपको उसका देखना है कि वो कैरिंग बिजनेस प्रोफेशन है या नहीं है। आपको रिसिपेंट का क्या करना है, देखना है, वो इनकम मेरी होगी, आपको टीडीएस भी किसका करना होगा, मेरा करना होगा। ये और एक इन्होंने फर्दर क्या कर दिया है, क्लेरिफाई कर दिया है। अब हम आ जाते हैं किस पे, फ्री सैंपल पे। अब देखिएगा, फार्मास्यूटिकल्स हैं, एमआर वेमआर होते हैं, सभी हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास गए और उनको फ्री सैंपल देकर आते हैं, ठीक है ना, फ्री सैंपल देकर आए। तो यहां पर उन्होंने जो फ्री सैंपल दिया है, फ्री सैंपल पे टीडीएस होता है, सेल्स डिस्काउंट पे नहीं होता, कैश डिस्काउंट पे नहीं होता, रिबेट पे नहीं होता, बाई 10 गेट 2 फ्री पे नहीं होता है। ये क्लैरिफाई हो चुका था, लेकिन फ्री सैंपल पे होता है, ये हो चुका था। तो अब ये जो आपने क्या दिया, बेनिफिट दिया, ये बेनिफिट किसको है, उस डॉक्टर को है, उस इंडिविजुअल पर्सन को है, या फिर हॉस्पिटल को है। तो ये बेनिफिट किसको है, हॉस्पिटल को है, ठीक है। अब वहां पर शर्मा जी डॉक्टर होंगे तो भी आप फ्री सैंपल देकर आओगे, और वहां पर वर्मा जी होंगे तो भी आप उनको क्या करके आओगे, देके आओगे। वहां पर दुबे जी होंगे तो भी आप फ्री सैंपल देकर आओगे, वहां पर चौबे जी होंगे तो भी आप उनको फ्री सैंपल देकर आओगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब फ्री सैंपल किसको दे रहे हैं, हॉस्पिटल को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो एक्चुअल रिसिपेंट जो है, रिसिपेंट एंटिटी कौन है, हॉस्पिटल है। आप टीडीएस किसका करोगे, हॉस्पिटल का करोगे, किसका करोगे, हॉस्पिटल का करोगे। हाँ, अब हॉस्पिटल किसको दे रहा है, मान लीजिए डॉक्टर को दे रहा है, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल अब टीडीएस किसका करेगा, डॉक्टर का कर सकेगा। लेकिन एक विशेष बात आपको बहुत अच्छी समझाता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए हम तो कौन है, फार्मा है, ठीक है ना, हम कौन हो गए, फार्मा। ओके, ये कौन हो गए, हॉस्पिटल हो गए। और हॉस्पिटल तो क्या कर रहा है, बिजनेस प्रोफेशन है। ओके, आप इनका टीडीएस कर दीजिएगा सेक्शन 194 किसके अंदर, आर के अंदर। ओके, डन। अब हॉस्पिटल के अंदर जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जिसको हम कर देते हैं कि क्या है, डॉक्टर है, और ये डॉक्टर कौन है, एम्प्लॉई है, ये उस हॉस्पिटल का क्या है, एम्प्लॉई है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो परक्यूसिट है इसका टीडीएस किस में होगा, 192 में होगा। ओके, और ये अगर आपसे ये जो इधर जो दूसरा डॉक्टर है, ठीक है ना, ये दूसरा डॉक्टर है, ये आपका क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, ये क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। ओके, तो उस केस के अंदर आप इनका टीडीएस कटेंगे 194 किसके अंदर, आर के अंदर। बात समझ में, और समझना है तो और बता देता हूं आपको। आपने हॉस्पिटल का टीडीएस काटा तो हॉस्पिटल को उस टीडीएस का क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, उसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। और हॉस्पिटल अगर फिर आगे किसको दे रहा है, डॉक्टर को क्या कर रहा है, वो फ्री सैंपल जो भी आते हैं, एमआर देके जाते हैं, फ्री सैंपल देके चले गए, कुछ भी, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स के फ्री सैंपल देके चले गए। ओके, तो ये गिफ्ट विफ्ट भी बांटते रहते हैं दिवाली सीजन पे, क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे। तो बेसिकली फिर क्या होगा, ये आपको दिया गया, ये आपकी क्या होगा, सैलरी में बनेगा। ये आपकी कौन सी इनकम का पार्ट बनेगा, सैलरी का बनेगा, ठीक है ना। और 192 में टीडीएस होगा, और हॉस्पिटल को उस परक्यूसिट की क्या मिलेगी, एज ए सैलरी की तरह, एक्सपेंडिचर की तरह क्या मिलेगी, डिडक्शन भी मिलेगी, ठीक है, डिडक्शन भी मिलेगी। लेकिन एक विशेष बात है कि मैंने आपका 194 आर में काटा, और अगर वो डॉक्टर वो एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको भी उसका टीडीएस किस में काटना होगा, 194 आर में काटना होगा। तो इससे बेहतर एक चीज मैं बता देता हूं, सीधा ही फार्मा वाले इन डॉक्टर का किस में काट ले, 194 आर में काट ले तो भी ठीक है, क्योंकि आप इनका काटोगे फिर वही उस वैल्यू पे इनका काटेंगे। तो इससे बेटर है कि यही आपका सीधा 194 आर में क्या काट ले, टीडीएस काट ले। जो भी बात समझाइए उसको सारे वर्डिंग्स के साथ में भी बता देता हूं। ये लीजिए, इट हैज बीन फर्दर क्लेरिफाई, नहीं ये तो क्लेरिफाई हो चुका है हमारा, टू इलस्ट्रेट, ठीक है। फ्री मेडिसिन जो क्या होते हैं, सैंपल होते हैं, मे बी प्रोवाइडेड बाय ए कंपनी, फार्मा कंपनी, टू ए डॉक्टर को देते हैं हु इज एन एम्प्लॉय। अगर वो क्या है, एम्प्लॉय है, तो ध्यान रखना फार्मास्यूटिकल कंपनी पहले हॉस्पिटल का टीडीएस काटेगी, क्योंकि वो बेनिफिट का जो रिसिपेंट है ना, परक्यूसिट का रिसिपेंट, वो हॉस्पिटल है, ठीक है ना। कौन है, हॉस्पिटल है। वहां दुबे जी हो, वहां पर क्या हो, चौबे जी हो, वहां पर शर्मा जी हो, और वहां पर क्या हो, वर्मा जी हो, ठीक है ना। तो वो हॉस्पिटल को है, तो एम्प्लॉय है वहां पर हॉस्पिटल के अंदर। आपने क्या दिया, बेनिफिट दिया। तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर जो है इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, फार्मा कंपनी को टीडीएस काटना होगा, ठीक है।
फार्मास्यूटिकल कंपनी को इन द हैंड्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का क्या काटना होगा 194R में टीडीएस काटना होगा, एज द बेनिफिट और परक्यूसिट इज प्रोवाइडेड टू द डॉक्टर, डॉक्टर को जो बेनिफिट आपने फ्री सैंपल दवाइयों के दे दिए ऑन अकाउंट ऑफ हिम बीइंग द एम्प्लॉय ऑफ हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल के एम्प्लॉय है, इस वजह से आप शर्मा जी को, दुबे जी को और चौबे जी को, वर्मा जी को देकर आए हो, क्योंकि वो वहां के एम्प्लॉय है इसलिए आप उनको वहां पर देकर आए। ठीक है, बेसिकली आप एंटर कहां पर हुए थे, हॉस्पिटल में हुए थे, तो हॉस्पिटल में जो जो डॉक्टर थे उनको फ्री सैंपल देकर आ गए, तो बेसिकली फ्री सैंपल का बेनिफिट आपने दिया किसको था, हॉस्पिटल को दिया था। द हॉस्पिटल इन सब्सटेंस, मुद्दे में द बेनिफिट और परक्यूसिट इज प्रोवाइडेड टू द, क्या है, हॉस्पिटल है, मुद्दे में तो बेनिफिट किसको दिया गया है, हॉस्पिटल को क्या करा गया है, दिया गया है। द हॉस्पिटल में सब्सिक्वेंटली, हॉस्पिटल बाद में ट्रीट दिस बेनिफिट और परक्यूसिट, ये जो बेनिफिट परक्यूसिट सीधा फार्मा वाले किसको देकर आ गए, डॉक्टर को देकर आ गए, वो ट्रीट कर सकते हैं एज परक्यूसिट गिवन टू इट्स एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को दिया गया है। अंडर सेक्शन कौन सा 17 सैलरी हो जाएगा, और उसका टीडीएस वो किसमें करेंगे, हॉस्पिटल अब डॉक्टर का करेगा 192 में, अगर डॉक्टर क्या है, एम्प्लॉय है। इन सच ए केस इट वुड बी फर्स्ट टैक्सेबल, तो इस ऐसी स्थिति में, ये जो सिनेरियो बना है, इस स्थिति में सबसे पहले टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के हैंड में टैक्सेबल होगा, और फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटल का 194R में टीडीएस करेगी, और उसका क्रेडिट हॉस्पिटल को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एंड देन अलाउड एज डिडक्शन एज सैलरी एक्सपेंडिचर, और फिर क्या करेगा हॉस्पिटल, डॉक्टर को क्या करेगा, एज ए परक्यूसिट 192 में क्या करेगा, टीडीएस करेगा, और जो बेनिफिट दिया है उसकी क्या ले लेगा, डिडक्शन ले लेगा। ठीक है, डिडक्शन ले लेगा। 10 अल्टीमेटली द अमाउंट वुड बी गेट टैक्स इन द हैंड्स ऑफ किसके होगा, एम्प्लॉय के होगा, एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ किसके, हॉस्पिटल के, क्योंकि हॉस्पिटल को पहले इनकम आना, बाद में सैलरी की तरह क्या मिल गई, डिडक्शन मिल गई, तो अल्टीमेटली टैक्सेबल तो किसके होगा, डॉक्टर के होगा, क्योंकि वो गया किसके पास है, डॉक्टर के पास गया, तो अल्टीमेटली टैक्सेबल तो किसके हैंड में होगा, डॉक्टर के हैंड में होगा। हॉस्पिटल को क्रेडिट मिल जाएगा, 194R का क्रेडिट मिल जाएगा उसको, ये कोई क्या विशेष क्या नहीं है, बात नहीं है। तो ये पिक्चर हमने समझ ली। सिमिलरली इसी तरह से टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, टीडीएस काटना पड़ेगा, 194R में ही काटना पड़ेगा, इफ अगर बेनिफिट और परक्यूसिट है इज प्रोवाइडेड टू ए डॉक्टर, हॉस्पिटल ने किसको दी, डॉक्टर को दी, हु इज ए वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, वो क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है ना, एम्प्लॉय नहीं है, तो पहले फार्मा वाले हॉस्पिटल का 194R में करेंगे, फिर हॉस्पिटल वाले किसका करेंगे, डॉक्टर का, कंसल्टेंट का, एज ए कंसल्टेंट हो, एम्प्लॉय नहीं हो, तो वो भी उसका क्या करेंगे, 194R में करेंगे। इन दिस केस, इस स्थिति में जो बेनिफिट और परक्यूसिट है, प्रोवाइडर चाहे तो आप जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है चाहे तो कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो टीडीएस सीधा किसका, उस कंसल्टेंट का, सीधा किसके अंदर, 194R के अंदर। ओके, टू रिमूव दिस डिफिकल्टी एज एन अल्टरनेटिव, ओरिजिनल बेनिफिट और परक्यूसिट प्रोवाइडर में डायरेक्टली सीधा टीडीएस काट सकते हो किसका, कंसल्टेंट का, रिसिपेंट का, आप सीधा काट सकते हो उस केस के अंदर। पर एक बात ध्यान रखना, 194R जो है वुड नॉट अप्लाई नहीं होगा इफ द बेनिफिट और परक्यूसिट इज बीइंग प्रोवाइडेड, अगर वो बेनिफिट और परक्यूसिट, ये जो फ्री सैंपल दिए गए थे, प्रोवाइड किए गए थे किसको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो नॉट कैरिंग ऑन क्या होते हैं, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, इसलिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे फ्री सैंपल्स दिए गए हैं तो उस केस में क्या नहीं होगा, 194R एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ओके, तो फ्री सैंपल के केस में टीडीएस होगा, ये हमने बात सीख ली। कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट पे, रिबेट पे, बाई 10 गेट 2 फ्री पे क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमको ये बोलता है हाउ इज द वैल्यूएशन, कैसे वैल्यूएशन होगा बेनिफिट और किसका, परक्यूसिट का, टीडीएस काटने के लिए इसका वैल्यूएशन होगा कैसे। तो उसके लिए इन्होंने दो सिचुएशन बताई है और बता रहे हैं द बेनिफिट और परक्यूसिट प्रोवाइडर जो है, जैसे आपने मेरे को बेनिफिट और क्या दिया, परक्यूसिट दिया, आपने हैज परचेज द बेनिफिट, वो आपने बेनिफिट क्या करा था, परचेज करा था, आप सेलफोन परचेज करके लाए, और फिर वो किसने दिया, आपने मेरे को दिया, बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द रिसिपेंट, तो मेरे को देने से पहले परचेज किया, तो बेनिफिट की वैल्यू हो जाएगी कौन सी, परचेज प्राइस हो जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई ये वाली आपके, चलिए ठीक है। और अगर द बेनिफिट और परक्यूसिट प्रोवाइडर जो कि आप हैं, मैन्युफैक्चरर्स, आप उसको खुद क्या करते हैं, बनाते हैं, आप उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, सच आइटम्स गिवन एज बेनिफिट परक्यूसिट, जो आइटम आपने मेरे को बेनिफिट परक्यूसिट में दिए हैं उसको खुद आप ही क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उस केस में परक्यूसिट की वैल्यू क्या होगी, द प्राइस दैट इज चार्ज, जो प्राइस आप चार्ज करते हो टू इट्स कस्टमर्स को, अपने कस्टमर को जब आप बेचते हो,
उस आइटम्स को, तो उनसे जो प्राइस क्या करते हो, चार्ज करते हो, बेसिकली आपकी जो सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चरर की, ठीक है, परचेस करा है तो परचेस प्राइस, और खुद ने मैन्युफैक्चर करा है तो आपकी जो सेल्स प्राइस होगी अदर्स के लिए, वो ही उस परक्विसिट की क्या मानी जाएगी, वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन एक बात यहां पर और क्लेरिफाई कर देते हैं कि इस अमाउंट के अंदर जीएसटी वुड नॉट बी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, आप परचेस करके देके मेरे को दे रहे हैं तो जीएसटी अमाउंट जो होगा, जीएसटी वुड नॉट बी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कौन सा, बेनिफिट और परक्विसिट, उसके अंदर जीएसटी का अमाउंट क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जानने वाली है। ठीक है ना, जीएसटी अमाउंट जो होगा वुड नॉट बी इंक्लूडेड, नहीं होगा इंक्लूड फॉर द पर्पस ऑफ, किसके लिए, वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट और परक्विसिट के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन कौन सा, 194R, तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं। अब नाउ हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, 7 पे। वापस से पानी पी लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास है, मैनी ये टाइम्स बोल रहे हैं, कई बहुत बार ऐसा होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, यूट्यूबर्स जो होते हैं, इस गिवन ए प्रोडक्ट, उनको एक प्रोडक्ट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए अथर हो गया, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो गया, ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्ट है वो सोशल इन्फ्लुएंसर किसी यूट्यूबर को दिया गया, सो दैट क्या करेगा, ही कैन यूज, वो उसको यूज कर सकेगा डेड प्रोडक्ट को, एंड मेक ऑडियो, और अपना वीडियो बना सकेगा, यूट्यूब पे डाल सकेगा, टू स्पीक अबाउट, बताएगा डेड प्रोडक्ट इन सोशल मीडिया के बारे में। इज दिस, अब क्वेश्चन बनता है, ये जो प्रोडक्ट दिया गया कंपनी ने, अथर दिया गया यूट्यूबर को, टू सच क्या, इन्फ्लुएंसर को, ये क्या बेनिफिट और क्या है, परक्विसिट है। तो इसका जवाब दिया, अगर देखो वो आप उससे करके वापस से ले लोगे अथर, कि आपने 10 दिन चला लिया, 20 दिन चला लिया, एक चार्ज पे कितना किलोमीटर चल रहा था, इसकी क्या था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, टॉप स्पीड क्या थी, पहले 3 सेकंड के अंदर कितनी स्पीड क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, टायर, ब्रेकिंग, सब कुछ बता दिया, अब लाओ भैया स्कूटर वापस लाओ। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली आपके। और एक दूसरा होता है कि वो आपके पास ही क्या करने दिया, रहने दिया। तो यहां पर ये कहते हैं इन केस ऑफ, ठीक है ना, इन केस ऑफ क्या है, बेनिफिट और परक्विसिट बीइंग ए प्रोडक्ट, लाइक कार हो गई, मोबाइल, आउटफिट, कुछ भी है, एंड इफ द प्रोडक्ट इज रिटर्न, आप उसको क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, टू मैन्युफैक्चरिंग, किसको, कंपनी को, आफ्टर यूजिंग फॉर द पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो दिया गया था, देन इट विल नहीं, नॉट बी ट्रीटेड, नहीं माना जाएगा, बेनिफिट नहीं माना जाएगा, परक्विसिट नहीं माना जाएगा, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194R। तो आंसर मिल गया है पूरा। हाउएवर, हालांकि लगाया, इफ द प्रोडक्ट इज रिटेन्ड, अगर वो रखा ही जाता है, देन बाद में भी रखा जाता है, इट वुड बी इन नेचर, वो हो सकेगा, नेचर ऑफ क्या हो सकेगा, बेनिफिट हो सकेगा, परक्विसिट हो सकेगा, एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट हो चुकेगा अकॉर्डिंगली, किसके अंदर, 194R के अंदर। तो लिखने लायक हमारे पास में क्या हो गया, मटेरियल हो गया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पे। वेदर रिम्बर्समेंट जो होते हैं, क्या होते हैं, रिम्बर्समेंट जो होते हैं ऑफ आउट ऑफ पॉकेट क्या है, एक्सपेंसेस के, ठीक है, इनकर्ड बाय द क्या है, सर्विस प्रोवाइडर इन कोर्स ऑफ रेंडरिंग सर्विस। तो मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूं, उसके लिए मेरे कोई एक्सपेंडिचर हो रहे हैं और उसका मुझको क्या मिल रहा है, रिम्बर्समेंट मिल रहा है। तो क्या ये बेनिफिट और परक्विसिट है? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, हम आईडीटी में भी क्या करके आते हैं, पढ़कर आते हैं, प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट भी पढ़कर आते हैं। ओके, अब देखिए, अगर जैसे कि मान लीजिए मैं आपका सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूं, मैं जयपुर से क्या करता हूं, बिलोंग करता हूं। अब मेरे क्लाइंट जयपुर के पास अजमेर के अंदर, अलवर के अंदर, गुड़गांव के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, मैं तो कहता हूं मुंबई में, देश विदेश सब जगह है, ठीक है। और ये ऐसी सर्विस है कि उस सर्विस के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, क्लाइंट की जो साइट होती है वहां पर मेरे को विजिट करना पड़ता है। मैं अपनी आर्किटेक्ट की फीस तो क्या करता हूं, लेता ही लेता हूं, और एक बार आने जाने का भी क्या लेता हूं, पैसा लेता हूं। अब एक बात समझिए, अगर ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं, ये जो क्या हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, जो एक्सपेंसेस करे, और इन एक्सपेंसेस की जो भी क्या थी, इनवॉइस थी, ठीक है ना, इसकी क्या थी, इनवॉइस थी। अगर ये इनवॉइस किसके नाम पे है, क्लाइंट के नाम पर है, किसके नाम पर है, क्लाइंट के नाम पर है। ओके, और हो सकता है मैं जो सर्विस प्रोवाइडर हूं, अभी तो मैं क्या कर देता हूं, पेमेंट कर देता हूं मैं, और बाद में आप इसका मेरे को क्या कर देते हैं, रिम्बर्समेंट कर देते हैं। मतलब प्योर एजेंट वाली बात हो गई, ठीक है। इनवॉइस आपके नाम की ही थी, लायबिलिटी भी किसकी थी, प्योर एजेंट, रूल 33 जीएसटी के अंदर, वैल्यूएशन के अंदर हम पढ़ते हैं, और वहां पर पढ़ते हैं प्योर एजेंट की तरह जो खर्चे करे वो हमारी वैल्यू का पार्ट नहीं बन,
बनते हैं, तो वहां डीपली पढ़ा है। वो कॉन्सेप्ट यहां पर भी आ गया कि इनवॉइस क्लाइंट के नाम पे थी, लायबिलिटी भी क्या थी, उसकी थी। फॉर द टाइम बिंग मैंने उसका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और बाद में मैंने उसका क्या ले लिया, रिम्बर्समेंट क्या कर लिया, ले लिया। आ गई बात समझ में? इसका मतलब वो लायबिलिटी मेरी थी ही नहीं, वो लायबिलिटी थी ही किसकी थी, आपकी थी। मैंने तो आपके बिहाफ पे पेमेंट करके क्या ले लिया, रिम्बर्समेंट ले लिया। तो ये तो कोई भी क्या नहीं हुआ, बेनिफिट हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी ही मेरी नहीं थी, तो मेरे को आपने जो दिया मैंने उसको चुका दिया, तो मेरे को इसके अंदर क्या बेनिफिट मिला। हाँ, अब अगर इसके अंदर बेनिफिट ये हो सकता है, ठीक है ना, कि ये जो क्या है, इनवॉइस है, इनवॉइस है, आ जा रही है सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर, ठीक है ना, मतलब लायबिलिटी किसकी है, मेरी है, और बाद में उसको मेरे क्लाइंट ने उसका क्या कर दिया, मुझको रिम्बर्समेंट कर दिया। इसका मतलब लायबिलिटी मेरी थी, ठीक है ना, वो सर्विस देने के लिए मेरे को आना जाना पड़ता है, और उसका क्लाइंट मेरे को क्या कर रहा है, रिम्बर्समेंट कर रहा है। तो यस, ये मेरे लिए क्या है, बेनिफिट है, और ये मेरे लिए क्या है, परक्विसिट है। ये मेरे लिए बेनिफिट है, और ये मेरे लिए क्या हुआ, परक्विसिट हुआ। और जहां बेनिफिट हुआ, परक्विसिट हुआ, वहां पिक्चर में आ सकेगा सेक्शन कौन सा है, 194 कौन सा है, आर। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल लायबिलिटी किसकी थी, इनवॉइस किसके क्या थी, नाम पे थी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिटरमाइन होने वाला है। तो बस यही क्वेश्चन इन्होंने यहां पर पूछा है, और इसका आंसर मैंने अभी आपको दिया। वापस से फटाफट कर देता हूं ताकि लिखने वाला मटेरियल तैयार हो जाए। एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर है विच इज द लायबिलिटी, देखो ये भी मुद्दे पे आ रहे हैं, जो लायबिलिटी है ऑफ ए पर्सन की कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब मेरी लायबिलिटी थी। मैं आर्किटेक्ट हूं, इंटीरियर डेकोरेटर हूं, आना जाना जो भी होता है, ठीक है ना, गाड़ी से आते जाता हूं, तो उसके अंदर फ्यूल ये सब क्या होता है, खर्चा होता है, समय भी लगता है मेरा। तो ये सारी लायबिलिटी किसकी थी, मेरी थी, क्योंकि मुझे अगर ऐसी सर्विस देनी है तो ये खर्चे भी मेरे को करने पड़ते हैं, ये खर्चे भी करने पड़ते हैं। इफ लेकिन ये खर्चे मीट बाई क्या कर दिए, मेट बाई अदर पर्सन, जैसे कि मेरे किसने कर दिए, क्लाइंट ने कर दिए, ठीक है ना, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट और परक्विसिट हो जाएगा। एल्स आर्किटेक्ट की सर्विस देनी है तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो उड़ के तो जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो खर्चा तो क्या होगा, लगेगा लगेगा। अब वो खर्चा आप मेरे को दोगे तो मेरे लिए क्या हो गया, बेनिफिट पर परक्विसिट हो गया। तो बेनिफिट और परक्विसिट हो गया प्रोवाइडेड बाय द कौन सा है, क्लाइंट, टू द किसको, मेरे को, इन कोर्स ऑफ कौन सा है, बिजनेस और प्रोफेशन है। अब इन्होंने यही इस बात का यहां पर एग्जांपल दे दिया, पढ़ भी लेते हैं, लिखने का मटेरियल है। एक कंसल्टेंट, कंसल्टेंट मैं हूं, रेंडरिंग सर्विस टू ए पर्सन, मैं आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, आपका नाम कौन है, एक्स है, फॉर विच ही इज रिसीविंग कंसल्टेंसी फीस। तो कंसल्टेंसी फीस को मैं कोई बेनिफिट परक्विसिट नहीं मान रहा हूं, मेरे वो बिजनेस की रिसिट्स है, ठीक है ना, बिजनेस की रिसिट है, उस पर आपको 194 आर में टीडीएस नहीं करना। अब इन कोर्स ऑफ रेंडरिंग डेट सर्विस, अब उस कंसल्टेंसी सर्विस को देने के लिए ही हैज टू ट्रेवल, मेरे को ट्रेवल करना पड़ता है टू डिफरेंट किस्म सिटी के अंदर, फ्रॉम द प्लेस वेयर ही इज रेगुलरली कैरिंग बिजनेस प्रोफेशन, जहां से मैं रेगुलरली कर रहा हूं वहां से दूसरी जगह पे मेरे को जाना पड़ता है कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए। तो मैं कंसल्टेंट फीस तो चार्ज करता ही करता हूं। अब इसके अलावा फॉर दिस पर्पस, ये जो आ रहा जा रहा हूं, ही पेस, मेरे को खर्चा करना पड़ता है फॉर बोर्डिंग, खाना पीना रहने का, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विस, उस सर्विस को देने के लिए मेरे को ये खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं इसके लिए मेरे को खर्चे करने पड़ते हैं। ऑर्डिनरीली, सामान्यतः क्या होता है, ये जो एक्सपेंडिचर है इनकर्ड बाय द कंसल्टेंट इज ए पार्ट ऑफ हिज बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर बिजनेस कर रहे हो आपको क्या आएगी, कंसल्टेंट फीस आएगी, तो आपके कुछ खर्चे भी होंगे, तो ये वो खर्चे हैं, और खर्चों की तरह क्या करो, क्लेम करो, विच इज डिडक्टिबल फ्रॉम द फी, ठीक है ना, जो आपको फी मिल रही है उसमें से क्या होगा, डिडक्टिबल होगा। इन सच ए केस द फी रिसीव्ड, हमको सिर्फ फी मिली, कंसल्टेंट फी मिली, वो मेरी इनकम होगी, और ये जो ट्रेवल के खर्चे हो गए वो मेरे क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, और इस तरह से मेरी टोटल इनकम निकाली जाएगी। अभी मैंने आपसे कोई रिम्बर्समेंट लिया नहीं। इफ, लेकिन अगर दिस ट्रेवल एक्सपेंडिचर जो थे, अगर ये आप मेरे को क्या कर देते हो, दे देते हो, ये मेरे को दे देते हो, तो इट इज बेनिफिट। तो ये बोल रहे हैं ये बेनिफिट है, परक्विसिट है, जो आपने कंसल्टेंट को क्या करा है, दिया है। तो इस केस में क्या हो सकेगा, यस टीडीएस हो सकेगा। हाउएवर, हालांकि पाए समटाइम्स क्या होता है, इनवॉइस इज ऑब्टेन्ड इन द नेम ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के नाम पे ही थी, ठीक है ना, उन्होंने बोल दिया था यहां जगह जाओगे, होटल्स है वहां पर, ठीक है ना, वहां पर होटल के अंदर आप स्टे कर लेना, हमारे नाम का ही बिल बनेगा, आप तो जाके क्या करना, रहना, ठीक है ना, वो हमारे नाम का बिल ले लेना, हम आपको बता देते हैं वो होटल है, वो रेस्टोरेंट है, वहां खाना खा लेना, ये सब बता दिया उन्होंने, मैं वहां चला भी गया। तो इनवॉइस जो ऑब्टेन्ड हुई वो इन द नेम ऑफ कौन सी हुई, क्लाइंट हुई, मैंने वहां पेमेंट कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली इफ पेड बाय द क्या हुआ, कंसल्टेंट इज रिम्बर्स्ड बाय क्लाइंट, क्लाइंट ने मेरे को क्या कर दिया, रिम्बर्स कर दिया। तो इस केस के अंदर
सिंस द एक्सपेंस पेड बाय द कंसल्टेंट, कंसल्टेंट ने जो पे करा था, ठीक है ना, पे करा था और बाद में आपने उसका मेरे को क्या कर दिया था, रिम्बर्समेंट कर दिया था, और इनवॉइस किसके नाम पे थी, आपके नाम पे थी, विल नॉट बी कंसीडर्ड, ये नहीं माना जाएगा कि ये बेनिफिट परक्विजिट है, क्योंकि इनवॉइस आपकी नाम की, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, लाइबिलिटी किसकी थी, आपकी थी। मैंने तो आपके बिहाफ पे उस समय, आप वहां नहीं थे तो मैंने पे कर दिया और आपसे उसका क्या ले लिया, रिम्बर्समेंट ले लिया। लाइबिलिटी आपकी थी, अब आप मेरे को दे रहे हो, तो ये मेरा कौन सा बेनिफिट हुआ, ये मेरा बेनिफिट नहीं है, ये कोई मेरी इनकम भी नहीं है, इस पे 194 में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। लेकिन इफ अगर वो इनवॉइस किसके, आपके नाम पे नहीं होती, एंड पेमेंट इज मेड बाय, और आप उसको सीधा क्या कर देते, पेमेंट कर देते, आप सीधा करते, मेरे को रिम्बर्समेंट नहीं करा, आप ही सीधा उसको क्या कर देते, पेमेंट कर देते, तो यस वो मेरे लिए क्या होता, बेनिफिट होता, वो मेरे लिए क्या होना चाहिए था, बेनिफिट होता। तो ये बात हमने समझ ली कि ओरिजिनली देखना पड़ेगा कि लायबिलिटी किसकी है, आपकी लायबिलिटी है, आप दे रहे हो तो क्या कौन सा बेनिफिट, लायबिलिटी मेरी हो और फिर आप दो तो फिर वो क्या होता है, ठीक है ना, तो मानूंगा कि ये तो क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, और ये क्या हुआ, परक्विजिट हुआ, और ये क्या हो गया, परक्विजिट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मैंने आपको सर्विस दी, मेरी प्रोफेशनल सर्विस थी, और प्रोफेशनल सर्विस का टीडीएस 194 में कटता है। मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट था, मान लो ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट था, एडवर्टीजमेंट का क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, कैटरिंग का क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, या किसी भी नेचर का वर्क का क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है ना, आपने मेरे को जॉब वर्क पे दिया था, काम करने का क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, मटेरियल दिया, मैंने उस पर क्या करा, काम करा। अब उसके अंदर मेरे कुछ क्या हुए, खर्चे हुए, जिसका आपने मेरे को क्या कर दिया, रिम्बर्समेंट कर दिया, रिम्बर्समेंट कर दिया। अब सवाल यह है कि उस रिम्बर्समेंट पे तो टीडीएस 194 में कटता है, उसका टीडीएस 194 के अंदर कटता है। अब ये जो रिम्बर्समेंट आपने कर दिया, तो क्या दोबारा मेरा 194 में टीडीएस करोगे, क्योंकि हम इससे पहले 194 पढ़कर आए हैं, ठीक है ना, कि रिम्बर्समेंट भी क्या होगा, टीडीएस होगा, ठीक है ना, रिम्बर्समेंट में भी क्या होगा, टीडीएस होगा। तो इन्होंने वही क्वेश्चन नंबर 9 बनाया और कहा टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194C 194J, सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट और जे फॉर कौन सा है, प्रोफेशनल सर्विस, ये जो होता है, इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, वहां टीडीएस करना पड़ता है, फ्रॉम किससे, ग्रॉस अमाउंट पे, और ग्रॉस के अंदर रिम्बर्समेंट भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो ग्रॉस अमाउंट जो बिल होगा इंक्लूडिंग कौन सा, रिम्बर्समेंट, उस पे टीडीएस होता है। ए पर्सन हैज प्रोवाइडेड सर्विस, मैंने आपको सर्विस दी, किसी को, कंपनी को, एंड आउट ऑफ एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंसेस थे वो मैंने आपसे क्या कर लिए, चार्ज कर लिए कंपनी से, अलॉन्ग विथ अपनी प्रोफेशनल सर्विस के साथ में, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था उसके साथ में मैंने आउट ऑफ एक्सपेंसेस क्या कर लिए, चार्ज कर लिए उसी बिल के अंदर। कंपनी डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J और 194C, आपने मेरा टीडीएस काट लिया ऑन सर्विस फीस पे भी, प्रोफेशनल फीस पे भी, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पे भी। अब पूछ रहे हैं इस दे रहे नॉन कंप्लायंस, क्या नॉन कंप्लायंस हो गई है कि आपने मेरा 194R में टीडीएस नहीं काटा। तो इन्होंने कहा जब 194C और J में टीडीएस हो चुका है तो 194R में टीडीएस काटना रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन लिखेंगे कैसे एग्जाम में, जब सुनेंगे तभी लिखेंगे, पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे, ये थोड़ी ना होगा कि रिक्वायर्ड नहीं है, एक लाइन में लिख दिया और उम्मीद कर रहे हैं कि 4 नंबर आने चाहिए थे, फिर मार्क्स ही नहीं आ रहे हमारे। तो भाई आपने लिखा ही इतना ही है, कंटेंट ही ऐसा ही था आपको। इफ आउट ऑफ क्या है, पॉकेट एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ कंसीडरेशन है, ठीक है ना, इन द बिल, बिल के अंदर लिखा हुआ है, ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड बाय अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब किसी और सेक्शन में टीडीएस कट चुका है, अदर देन 194R के अलावा सी में कट गया, जे में कट गया, किसी में भी कट गया, इट इज क्लेरिफाई, ये यहां पर हम क्लेरिफाई कर देते हैं, देयर विल नॉट बी एनी फर्दर लाइबिलिटी, और कोई इसके अलावा लाइबिलिटी नहीं होगी टैक्स डिडक्शन की अंडर सेक्शन किसमें, 194R के अंदर, और कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। अब हमारे क्वेश्चन लगभग क्या है, ऐसे ही है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, बस एक आध क्वेश्चन क्या आने वाला है, ढंग का आने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है, पानी पी लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इफ देयर इज ए डीलर कॉन्फ्रेंस, मतलब सब डीलरों को क्या करा जाता है, बुलाया जाता है, ठीक है, टू एडुकेट द डीलर, डीलर को बताया जाता है ये हमारा नया प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इस तरह से कस्टमर हमको क्या करने हैं, फंसाने हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स हमारे क्या है, ये है, आप फीडबैक बताओ प्रोडक्ट का क्या फीडबैक आ रहा है, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मतलब उनको क्या करते हैं, एडुकेट करते हैं, ठीक है, अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कौन सा कंपनी। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, जैसे ये पब्लिशर्स होते हैं ना, कोई से भी बुक्स के पब्लिशर्स हैं,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सारे प्रोफेसर्स जो होते हैं पढ़ाने वाले, इनकी क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। जैसे मैं जयपुर को बिलोंग करता हूँ, जयपुर में मीटिंग करी और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने या वो जो जो बुक्स पब्लिश करते हैं उन सबको बुलाते हैं और फिर बुक बुला के बताते हैं हमारी ये बुक्स है, ये बुक्स आ रही है, ये हमने कंटेंट रखा है, इसके अंदर हमने ये दिया हुआ, ये इतनी अच्छी है, इसके अंदर हमने नया ये फीचर डाल दिया है, अब इसकी प्राइस हमने ऐसी कर दी है, इसको और समराइज कर दिया है, कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया है। सब कुछ ऐसा क्या कराया जाता है, बताया जाता है। ठीक है ना, आपने बता दिया। अब बोलिए ये जो बताया इसमें मेरा क्या बेनिफिट हुआ और मेरा क्या परक्यूसिट हुआ। बेसिकली आप चाहते हैं कि ना स्टूडेंट्स खरीदें, ठीक है, चाहते तो वो है। तो मैं जो आपकी मीटिंग में आ भी गया, आपकी कॉन्फ्रेंस में आ भी गया, आपने अपना ज्ञान जो क्या कर दिया, मेरे पे पेल दिया, ठीक है ना, थोप दिया, इसमें मेरा क्या बेनिफिट और मेरा क्या परक्यूसिट। तो यही ये पूछ रहे हैं, क्या वो बेनिफिट और परक्यूसिट है। तो इसका आंसर आपको समझ में तो आ गया होगा। अब लिखना क्या है, द एक्सपेंडिचर जो हुआ आपका pertaining to डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए वुड नॉट बी कंसिडर्ड, नहीं माना जाएगा बेनिफिट परक्यूसिट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194 आर के पर्पस से नहीं माना जाएगा। इन ए केस, कौन से केस में, वेयर डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड की गई है विद द प्राइम ऑब्जेक्ट, जिसका मेन मुद्दा ये तभी होगा जब उसका कॉन्फ्रेंस का और उस डीलर मीटिंग का जो मेन मुद्दा था, प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट था, प्राइम ऑब्जेक्ट था, टू एडुकेट था डीलर और कस्टमर को अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग। एनी ऑफ द फॉलोइंग कौन से, न्यू प्रोडक्ट बीइंग क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। डिस्कशन करेंगे हाउ द प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर्स, ठीक है ना, ये भी बताया जाएगा, ये डिस्कस किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम डीलर और कस्टमर से, ठीक है। तो ये आजकल सब इसी तरह से बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए एक लिनन क्लब है, लिनन का कपड़ा बेचती है, ठीक है ना, तो वो अपने सब डीलर्स को, स्टेट के डीलर्स को क्या कर लेती है, बुला लेती है, सैंपल लेके आते हैं, सैंपल देख लो और हमको क्या कर दो, ऑर्डर दे दो। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसमें कौन सा बेनिफिट हुआ, तो ये कह रहे हैं प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं हाउ द प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर, या ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स हैं, या सेल्स टेक्निक टीच हम कर रहे हैं आपको, एड्रेसिंग क्वेरीज अगर आपकी कुछ भी आ रही है, रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स विद क्या डीलर कस्टमर, अगर ये सब चीजें हैं तो इसको हम क्या नहीं मानेंगे, बेनिफिट और परक्यूसिट नहीं मानेंगे। ओके, हाउएवर, हालांकि सच कॉन्फ्रेंस मस्ट नॉट बी नेचर ऑफ क्या इंसेंटिव और बेनिफिट टू सेलेक्ट क्या है, डीलर और कस्टमर हु हैव अचीव्ड द पर्टिकुलर टारगेट। अगर ये कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि आप सब बताइए कितनी कितनी आपने सेल्स करी है, तो जिसने जितनी जितनी सेल्स करी है उसको उतना उतना क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो यहां पर हमने कोई टीचिंग नहीं करी, प्रोडक्ट क्या नहीं करा, लॉन्च नहीं करा, कोई हमने आपसे क्या नहीं लिया, फीडबैक नहीं लिया, सेल्स टेक्निक हमने नहीं सिखाई आपको, कोई क्वेरीज नहीं करी, तो फिर उस केस के अंदर ये बेनिफिट हो सकेगा कि कितना किसने, आपने इतनी सेल्स करी है, आपको 10% क्या मिलेगा, परक्यूसिट मिलेगा, आपको ये परक्यूसिट मिलेगा, आपने कम सेल करी, आपको कम परक्यूसिट मिलेगा। तो उस केस के अंदर आप बोल सकते हो कि बेनिफिट दिया गया है। एल्स ये जो मीटिंग्स होती है, कौन सी, डीलर कॉन्फ्रेंस जो होती है, ठीक है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, डीलर्स मीटिंग होती है, इन पर्टिकुलर पर्पस के केस में, तो उस पे हम क्या होगा, बेनिफिट और परक्यूसिट नहीं मानेंगे, बेनिफिट और परक्यूसिट नहीं मानेंगे। अब इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं, ये हो गई मीटिंग चल रही थी, इसके बाद में उन्होंने कहा डिस्प्ले के अंदर बहुत सारी बुक्स रख दी अपनी पब्लिकेशंस की, ठीक है ना, और ये कहा गया कि आप इनमें से बुक्स लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। और बाद में क्या रहता है, लंच डिनर भी रहता है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं और प्रैक्टिकल भी बता रहा हूं। मैं तो अकेला क्या करता था, जाता था और मैं देखता था बाकी सब आते थे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और बुक्स के बुक्स भर के लेके जाते थे। टैक्स पढ़ाने वाला कॉस्टिंग की बुक भी लेके जा रहा है, अकाउंट्स की बुक भी लेके जा रहा है, एफएम की बुक भी, लॉ की बुक भी, ठीक है, पढ़ा फाइनल रहा है, फाउंडेशन की बुक भी क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, क्योंकि फ्री में मिल रही है तो सब उठा के लेके जा रहे हैं। ओके, यकीन मानिए मैं तो टैक्स की बुक भी क्या करा, कभी लेकर भी नहीं आया कि क्या है। ओके, ऊपर वो डिस्प्ले में लगाते थे। अब सवाल ये है, चलो आपने अपना ज्ञान पेल दिया हम पे, ये हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन बाद में आपने जो हमको ठुसाया, खाना खिलाया, और बाद में वो जो स्पेशली बुक्स थी जो आपने कहा लेके जाओ, लोग बैग भर भर के क्या बुक लेके चले गए, कोई एक लेके चले गया, कोई दो, कोई 10 लेके चला गया, तो वो तो बेनिफिट और परक्यूसिट है। उस पे तो आप क्या काटोगे, टीडीएस काटोगे। तो बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, बढ़िया क्वेश्चन का ये भी क्या दे देंगे, बढ़िया आंसर तो क्या कर देंगे, दे देंगे। तो इन्होंने का फर्दर और बताते हैं, इन द फॉलोइंग केसेस में, अब जो हम बता रहे हैं चाहे बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन फॉलोइंग केसेस में जो एक्सपेंडिचर आप पे किया गया वुड बी कंसीडर एज क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है ना। बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए मान लीजिए उन्होंने क्या बुलाया था, गोवा में बुलाया, मैं चला गया, और बाद में कहा आई तो चुके हैं तो चलो आप घूम सकते हो, बागा बीच चले जाओ, ओके, अगोड़ा बीच, अगोड़ा फोर्ट है, वहां पर चले जाओ। तो ये सब उन्होंने मेरे को क्या दी, फैसिलिटीज दी,
ओके, वहां पर क्या है, पब है, बार है, डिस्को है, उन सब के अंदर उन्होंने कहा चलो मीटिंग तो शाम को है, सुबह सुबह घूम लो, या सुबह की कॉन्फ्रेंस है शाम को घूम लो, टैक्सी वैक्सी सारी व्यवस्था, एंट्री टिकट सब व्यवस्था कर रखी थी। अब ये तो बेनिफिट होगा होगा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ज्ञान आपने हम पे थोप दिया, मान लिया वो मेरे लिए बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये जो घुमाया फिराया खिलाया पिलाया जो करा ये तो बेनिफिट है। तो ये बोल रहे हैं कि फर्दर और बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर को हम क्या मान लेंगे, बेनिफिट मान लेंगे। जैसे कि क्या लेजर ट्रिप दे दी आपने, ठीक है ना, गोवा जाना था, आपने कहा कि है ना क्रूज से क्या कर रहे हैं, टिकट भेज रहे हैं आपके आने की क्रूज से, ठीक है ना, क्रूज से मौज मस्ती करते हुए एंजॉय करते हुए आइएगा। तो एंजॉय करना आपका, एंजॉय करना था, उनका पर्पस तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस था, तो आपका एंजॉय क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। आपके साथ में उन्होंने फैमिली मेंबर्स भी थे, होटल में ठहर गए, उनका भी खाना कर दिया, तो ये तो क्या होगा, बेनिफिट ही होगा फैमिली मेंबर्स का, ठीक है, फैमिली मेंबर्स हो गए। ओके, अब खास बात इन्होंने यहां पर ये बताई है कि मैं तो एक दिन पहले पहुंच गया था, मैं तो 2 दिन पहले पहुंच गया। मैंने कहा कॉन्फ्रेंस है, कहां पर है, गोवा में। मैंने कहा मैं 2 दिन पहले आ जाता हूं, 2 दिन में क्या कर लेंगे, घूम लेंगे, और तीसरे दिन क्या कर लेंगे, आपकी सेमिनार जो है, कॉन्फ्रेंस है, वो क्या कर लूंगा, अटेंड कर लूंगा। तो 2 दिन की आप मेरी उस होटल के अंदर क्या करना, बुक करके रखना। तो इन्होंने कहा है एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट्स, मैं पार्टिसिपेंट्स था, ठीक है ना, ऑफ किसका, डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस का, फॉर डेज, उन दिनों के लिए, उन दिनों के लिए, फॉर विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे, मतलब डीलर कॉन्फ्रेंस बिजनेस कॉन्फ्रेंस से पहले का जो प्रायर स्टे था, और ओवर स्टे उसके बाद का जो क्या था, स्टे था बियॉन्ड द डेट, उसके बाद का ऑफ सच कॉन्फ्रेंस का, उसको क्या माना जाएगा, बेनिफिट माना जाएगा। लेकिन इसमें भी उन्होंने हालांकि लगाया, मैंने कहा मैं तो ट्रेन से आ रहा हूं, ठीक है ना, और जिस दिन कॉन्फ्रेंस है उस दिन तो कोई ट्रेन आती ही नहीं है, उससे एक दिन पहले आ रही है और एक दिन बाद में आ रही है, तो बाद में आके करूंगा क्या, तो आना तो मेरे को एक दिन क्या पड़ेगा, पहले ही पड़ेगा। तो आपको तो बुकिंग एक दिन पहले की करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर सकता, मैं तो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर सकता। और मैंने कहा फ्लाइट भी है, वो तो इस टाइम पे पहुंच रही कि मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकता, मेरे को तो एक दिन पहले आना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा हालांकि रुको रुको रुको, एक डे, एक दिन, इमीडिएटली प्रायर, सिर्फ एक दिन इमीडिएटली प्रायर टू एक्चुअल स्टार्ट डेट जो है कॉन्फ्रेंस की, उससे एक दिन पहले, एंड ए डे इमीडिएटली फॉलोइंग, उसके सिर्फ बाद का सिर्फ कौन सा होगा, एक दिन जो होगा कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के क्या होगा, बाद का दिन होगा, वुड नॉट बी कंसिडर एज ओवर स्टे, उसको ओवर स्टे नहीं मानेंगे। एल्स उसके अलावा जो होगा वो बेनिफिट होगा। फैमिली मेंबर के लिए कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा, बेनिफिट माना जाएगा। कोई लेजर ट्रिप दे दी है आपको, उसको क्या माना जाएगा, बेनिफिट माना जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने कह दिया एल्स बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो है, डीलर्स मीटिंग जो है, प्रोडक्ट के बारे में बताने की, फीडबैक लेने की, सेल्स को, सेल्स टेक्निक क्या करने की, माल बेचने की, ठीक है ना, ये सारी होगी, इन्फॉर्म कुछ करने की, ऑर्डर्स क्या करने की, लेने की। इसको हम क्या नहीं मानेंगे, किसी भी तरह का आपका कोई इसमें क्या नहीं है, बेनिफिट नहीं है, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं है, परक्विट नहीं है, ठीक है ना, इसमें नहीं है। अब यहां पर एक सवाल बना, क्या जरूरी है डीलर्स मीटिंग के लिए आपने सभी डीलर्स को एक एक करके इनवाइट करा हो, या फिर मालूम है कि राजस्थान स्टेट के अंदर लिनन क्लब की क्या है, डीलर्स की मीटिंग है, तो जो भी डीलर्स है अपने आप ही आ जाना, ठीक है ना, जरूर थोड़ी ना कि एक एक को क्या करा जाए, इतने सारी छोटी सिटी के अंदर डीलर है, माल बेचने वाले हैं, कि एक एक को इन्वाइट करें, ठीक है ना, क्या ये जरूरी है। तो उसका एक क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। और उस डीलर मीटिंग के अंदर वो बुक्स लेके क्या हो गए थे, चले गए थे, बुक्स लेके चले गए थे, तो वो तो बेनिफिट था, उस पे आप टीडीएस कैसे काटोगे, तो मैं उसका आंसर दे देता हूं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर ईच एंड एवरी डीलर को क्या करा हो, उन्होंने पर्सनली इन्विटेशन भेजा हो, ठीक है ना, पर्सनली इन्विटेशन भेजा हो, ये कुछ खास जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेकंड बात, उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस बिजनेस मीटिंग के अंदर जो उनके प्रोडक्ट के ज्ञान के बारे में थी, ठीक है ना, न्यू लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट के बारे में थी, सेल्स टेक्निक के बारे में थी, फीडबैक के बारे में थी, जो मेरे लिए बेनिफिट परक्यूसिट नहीं था। लेकिन बाद में जो मैं बुक्स लेके चला गया, ठीक है ना, और पूरी फैमिली को लेकर आ गया, उन्होंने खाना खा लिया, तो वो तो बेनिफिट था। लेकिन उसके अंदर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जगत सर अकेले आए थे या जगत सर विद फैमिली के साथ आए थे, जगत सर अपनी टैक्सेशन की बुक लेके गए, या अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, लॉ, ऑडिट सब लेके चले गए, या कोई भी बुक लेके नहीं चले, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये तो ग्रुप एक्टिविटी थी, ठीक है ना। उस भीड़ के अंदर कैसे क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। लेकिन बेनिफिट तो मेरे को मिला है और परक्यूसिट मेरे को मिला है, तो इस चीज का उन्होंने सॉल्यूशन दिया। देखो ऐसा है, बेनिफिट तो है, परक्यूसिट है, टीडीएस तो क्या करेगा, पब्लिशर को काटना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप एक्टिविटी के अंदर इंडिविजुअल ने जितना जितना बेनिफिट ले लिया, आइडेंटिफाई करना, उसका वैल्यूएशन करना, ये क्या है, मतलब एक तरीके से नेक्स्ट टू क्या है, पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये तो।
ओके, तो ऐसी स्थिति में फिर एक ही काम हो सकता है। एक काम करो, वो जो बेनिफिट जितनी भी बुक्स लेके चले गए, आप उसको खर्चा क्लेम मत करो। आप उसको खर्चा ही क्या मत करो, क्लेम मत करो। खर्चा क्लेम नहीं करोगे तो टैक्स डिडक्शन की क्या नहीं आएगी, लायबिलिटी नहीं आएगी। आप उसको बुक ही मत करो, ठीक है ना। हम आपको असेसिन क्या नहीं मानेंगे, डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। और अगर आप खर्चा बुक करोगे तो इसका मतलब बेनिफिट आपने दिया है, ये मान रहे हो अपनी बुक्स में, तो आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आएगी। नहीं काटोगे तो असेसिन क्या मानेंगे, डिफॉल्ट। तो इसका बस यही तरीका है, या फिर तो टीडीएस काट लो, और नहीं तो खर्चा ही क्या मत करो, आप अपनी बुक्स में क्या नहीं करो, क्लेम मत करो। कहां पर, जहां ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है ना, और उसके अंदर इंडिविजुअल का क्या है, बेनिफिट है, जो हम क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही बढ़िया क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक आंसर दिया। पहली बात, इट इज नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, दैट ऑल डीलर्स, सबके सब क्या हो, डीलर्स हो, आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वाइटेड, सबको पर्सनली क्या भेजा हो, इन्विटेशन भेजा हो उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उस डीलर मीटिंग के लिए। ओके, तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सबको माना, सबको बुलाओगे, इनविटेशन दिया है तो ही हम उसको बेनिफिट परक्विसिट मानेंगे, ऐसा बिल्कुल भी क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। जिसने ले लिया बेनिफिट वो बस बेनिफिट है। देयर में बी एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे हो सकते हैं उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में और उस डीलर मीटिंग में भी कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं विच नीड्स टू बी क्लासिफाइड, जिसको क्लासिफाई करना जरूरी है कि ये बेनिफिट और परक्विसिट है। बाकी जो ज्ञान पेल दिया वो बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो उसमें से कुछ खर्चे ऐसे हो गए जो यस बेनिफिट थे, तो उसको हमको क्या करना है, क्लासिफाई करना जरूरी है। एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, और उस पर टीडीएस काटना क्या जरूरी है। हाउएवर, हालांकि देयर में भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, कौन कितनी बुक लेके चला गया, कौन सी बुक लेके गया, कौन नहीं लेके गया, कौन कितनी लेके गया, तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग क्या है, सच बेनिफिट और परक्विसिट टू एक्चुअल रिसिपेंट, कौन क्या लेके गया, ड्यू टू फैक्ट, इस रीजन की वजह से, क्योंकि वो एक ग्रुप एक्टिविटी थी। एंड रीजनेबल अलोकेशन, कौन कितनी लेके गया, इज नॉट क्या है, पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब आप टीडीएस नहीं काटोगे, ठीक है, तो आपको खर्चों की डिडक्शन मिलेगी नहीं, और आपको असेसिन क्या मान लिया जाएगा, डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। तो इसके लिए कहा, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं कि जो ग्रुप एक्टिविटी के अंदर जो बेनिफिट और परक्विसिट दे दिए गए हैं, जिसको डिफिकल्ट है क्या करना, ईच पार्टिसिपेंट पे क्या करना, मैच करना और अलोकेट करना, वो डिफिकल्ट है। तो इसके अंदर हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, नॉट टू क्लेम द एक्सपेंस, आप खर्चों को क्या नहीं करें, क्लेम ही नहीं करें, ठीक है, एज डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर क्लेम ही नहीं करें। इफ ही डिसाइड टू ऑप्ट, सो अगर आप ऐसा करते हैं, ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड, फिर आपको जरूरी नहीं होगा टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर, फिर आपको टीडीएस काटना रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। और आपको हम असेसिन डिफॉल्ट भी नहीं मानेंगे, एंड देयरफॉर ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज असेसिन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 201, हम आपको असेसिन डिफॉल्ट भी नहीं मानेंगे। और अगर खर्चा क्लेम कर चुके हो तो उसको क्या कर दो, एड बैक कर दो। 10 इन सच ए केस, ऐसे केस के अंदर ही मस्ट एड बैक द एक्सपेंडिचर, आप एक्सपेंडिचर को क्या कर दे, एड बैक कर दे, ठीक है ना। इफ सच एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू, क्या है, अकाउंट कर रखा है तो उसको एड बैक कर दे, ठीक है ना। एल्स, या फिर उसको खर्चों को क्लेम ही मत करो एज ए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, असेसिन डिफॉल्ट भी नहीं माना जाएगा। ये कब, जब ग्रुप एक्टिविटी के अंदर इंडिविजुअल कुछ बेनिफिट परक्विसिट दिया गया है जिसका रीजनेबल अलोकेशन क्या हो रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो उस केस का इन्होंने क्या दे दिया, आंसर क्या कर दिया है, दे दिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। और इसके बाद वाले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ खास है ही नहीं, मतलब ऐसे जो हम डील कर चुके हैं। अगर कोई टीडीएस, मान लीजिए टीडीएस नहीं, अगर कोई बेनिफिट काइंड में है या पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड में है, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो हम पढ़ चुके हैं भाई, बिफोर, मतलब बिफोर प्रोवाइडिंग क्या है, बेनिफिट, एंश्योर करना पड़ेगा टैक्स हैज बीन पेड। टैक्स हैज बीन पेड का मैं आपको तरीका बता देता हूं। जो रिसिपेंट ऑफ क्या होगा, बेनिफिट होगा, या फिर तो वो खुद एडवांस टैक्स की तरह क्या कर दे, जमा करा दे, ओके, या फिर मैं आपको टैक्स का अमाउंट दे देता हूं, आप डायरेक्टली क्या कर दो, जमा करा दो। और तीसरा तरीका था, नहीं तो आप अपनी पॉकेट से दे दो, और जो टैक्स दे रहे हो वो भी एक बेनिफिट होगा, और उसकी क्या कर लीजिए, ग्रॉसिंग अप कर लीजिए, ठीक है ना, ग्रॉसिंग अप कर लीजिए। कैसे करते हैं ग्रॉसिंग अप, आप जानते हैं, जैसे कि 3 लाख रुपए की कार दी, या फिर तो 3 लाख पे जितना टीडीएस बनता है, मान लो 30,000 मैं सरकार को जमा करा दूं, 30,000 का एडवांस टैक्स, आपको चालान नंबर दे दूं, आप मेरे को कार रिलीज कर देना, या फिर 30,000 आपको दे दूं, आप क्या कर देना, जमा करा देना टीडीएस की तरह, या फिर आप उस पर टैक्स जितना भी बनता है, 30,000 नहीं, फिर उस केस में ग्रॉसिंग अप होगी, क्योंकि आप जो टैक्स क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, वो भी मेरे लिए परक्विसिट हुआ, तो टोटल परक्विसिट मेरे लिए कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है ना, टोटल परक्विसिट मेरे लिए क्या हुआ, इतना हुआ।
और आपको कितना डिडक्ट करना है, इसका कितना है 10%, तो वो बनेगा मेरे लिए क्या, टैक्स, टीडीएस का अमाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 30,000 प्लस 0.1 टैक्स इज इक्वल टू टैक्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0.9 टैक्स इज इक्वल टू कितना, 30,000 इज इक्वल टू 30,000। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं हम। ओके, तो 30,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 0.9, तो ये टैक्स का अमाउंट आ जाएगा हमारे लिए 33,334। ओके, तो ये तीन तरीके आपको क्या कर दिए हैं, मैंने बता दिए हैं। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, और क्या दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये है, या फिर तो मैं जमा करा देता हूं, मैं आपको टैक्स का अमाउंट दे देता हूं, या फिर आप ही मेरा टैक्स जमा करा दो, और टैक्स जमा कराओगे तो उस केस में क्या होगा, ग्रॉसिंग अप होगा, और ये क्या हो जाएगा, ग्रॉसिंग अप हो जाएगा, क्योंकि आपने जो टैक्स जमा कराया वो भी एक मेरे लिए क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। मेरा टैक्स आप जमा कराओ तो वो भी क्या होता है, बेनिफिट ही होता है। ओके, जैसे इन द अल्टरनेटिव, दूसरा तरीका कौन सा था जो अभी बताया, एज एन ऑप्शन टू रिमूव डिफिकल्टी इफ एनी, द बेनिफिट प्रोवाइडर जो है मे डिडक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर एंड पे टू द गवर्नमेंट, द टैक्स शुड बी डिडक्टेड आफ्टर टेकिंग। ये तो हो गया, कुछ नहीं था, बेकार बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, कुछ खास बात नहीं है। आपने मेरे को क्या दे दी, मान लीजिए गिफ्ट के अंदर कार दे दी, तो क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं, आंसर इज यस, क्योंकि जिस वैल्यू और जिस परक्विसिट की वैल्यू पे आपने मेरा टैक्स डिडक्ट करा है वो मेरी अब इनकम बन जाएगा। नाउ इनकम बन गया है तो वो मेरे लिए उसकी क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी, और उस पे अब मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं अगर मैं उसको बिजनेस प्रोफेशन में काम में ले रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी ए ने गिफ्ट कार कर दी किसको, अपने डीलर बी को, और टैक्स डिडक्टेड हो गया ऑन दिस बेनिफिट पे अंडर सेक्शन 194 आर। डीलर बी यूज कर रहा है उसको अपने कार को बिजनेस में, विल ही गेट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या उसको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिल जाएगी अपने पीजीपी में, आंसर इज यस, उसको डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि उसने इंक्लूड करा है बेनिफिट को, वैल्यू ऑफ बेनिफिट को एज इनकम, अपने इनकम में मान लिया है। ठीक है, और वही अब उसकी क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। अब वो सेक्शन 32 से उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकेगा अगर वो उसको बिजनेस में क्या ले रहा है, काम में ले रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 कुछ भी नहीं है। ये जो 20,000 की जो लिमिट है ये पूरे कौन सी है, फाइनेंशियल ईयर की देखनी है, एग्रीगेट देखनी है, और आपको बता चुका हूं एग्रीगेट देखनी है पूरे साल का। लेकिन जो बेनिफिट 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक क्या कर दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है, इस पे जो प्रोवाइड कर दिया गया उस पे क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लिमिट में देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए इस बीच में आपने 15,000 रुपए का क्या दे दिया, बेनिफिट दे दिया, ठीक है, कोई भी टीडीएस नहीं होगा, कोई भी क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। फिर आपने 1 जून 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपने मान लीजिए इस बीच 30,000 रुपए का बेनिफिट दे दिया। 30,000, ये 30,000 नहीं करते, 30,000 में मजा नहीं आएगा, अगेन करता हूं, 15,000 का ही बेनिफिट दिया। तो अब पहले बेनिफिट देखने के लिए एग्रीगेट करोगे पूरे फाइनेंशियल ईयर का, क्या 20,000 से ज्यादा है, आंसर इस 20,000 से ज्यादा है। लेकिन जो पहले दे दिया गया उस पे तो टीडीएस नहीं होगा, लेकिन जो बाद में दिया गया है उस पे क्या होगा, टीडीएस होगा। ठीक है ना, फिर उस पे क्या होगा, टीडीएस होगा। तो इस पे टीडीएस होगा, इस पे टीडीएस नहीं होगा, लेकिन लिमिट पूरी फाइनेंशियल ईयर वाइज ही क्या करी जाएगी, देखी जाएगी। ये लगभग सभी सेक्शन के अंदर, मतलब जहां जहां ऐसी बात आती है वहां ऐसा देखा जाता है। ओके, डन। अब नाउ है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है जो हमारे एम्बेसीज को, ये एम्बेसीज जो होती है यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, ठीक है ना, इनकी इनकम एक सेपरेट एक्ट से क्या करी हुई है, एग्जेम्प्ट करी हुई है। तो जिनकी इनकम ही एग्जेम्प्ट करी है उनके केस में बेनिफिट और परक्विसिट पे टीडीएस काटोगे, आंसर इज नो। ठीक है, तो इन्होंने कहा एम्बेसी, हाई कमीशन, क्या टीडीएस होगा, तो इन्होंने कहा इट हैज बीन क्लेरिफाई, ये हम सर्कुलर से क्लेरिफाई कर देते हैं, जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 आर है इज नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं होगा बेनिफिट और कौन सा, परक्विसिट पे। ठीक है ना, कहां पर, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। हाई कमीशन, एम्बेसी, लीगेशन, कमीशन, कंसल्टेंट, कॉन्सुलेट जो है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, तो वहां पर टीडीएस नहीं होगा। पर ऐसा क्वेश्चन आने के मेरे को चांस नहीं लगते इस वाले के तो, लेकिन इस क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा ये है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हो, आप तो सिर्फ क्या हो, कंपनी में डायरेक्टर हो, आप क्या हो, डायरेक्टर हो।
ओके। और आपको कोई क्या दिए गए हैं, शेयर्स दिए गए हैं, आपको क्या दिए गए, शेयर्स दिए गए। तो क्या ये एक बेनिफिट है, क्या ये एक परक्यूसिट है? आंसर इज यस, ये एक बेनिफिट और क्या है, परक्यूसिट है, क्योंकि आप क्या हो, डायरेक्टर हो। अब मान लीजिए आप ऑलरेडी क्या हो, शेयर होल्डर हो, ठीक है ना, और शेयर होल्डर को क्या दिए जा रहे हैं, बीएस बोनस शेयर्स और आरएस मतलब राइट शेयर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी को मिलेंगे बोनस शेयर्स, तो और सभी को राइट शेयर्स लेने का ऑफर मिलेगा। मिलेगा तो किसको, सभी को ही मिलेगा। बोनस शेयर्स भी सभी को ही मिलेंगे और राइट शेयर्स लेने का ऑफर भी क्या मिलेगा, सभी को ही मिलेगा। ओके। और बोनस शेयर्स मिलने के बाद में आपकी वैल्यू उतनी ही रहनी है, शेयर होल्डिंग क्या रहनी है, उतनी की रहनी है कि सभी को क्या मिलेंगे, बराबर बराबर बोनस शेयर्स मिलने हैं रेशियो के अंदर। तो शेयर होल्डिंग रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्चुअल कॉस्ट भी आप देखें कैपिटल गेन में नील रहती है, ठीक है ना। जब भी आप इसको फर्दर बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो क्या रहेगी, नील रहेगी। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दिए गए सभी को, और सभी को राइट शेयर्स का ऑफर दिया गया। तो क्या ये बेनिफिट है? क्वेश्चन अब यहां पर बन रहा है, वेदर issuance of bonus shares or right shares is a benefit। क्या ये बेनिफिट और परक्यूसिट है? इफ इश्यूड बाय ए कंपनी, कंपनी अगर इश्यू करती है इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो, एंड वेदर, ठीक है ना, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड होगा। अगर बेनिफिट है तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? मतलब सीधी सी बात है, बेनिफिट है या नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो इन केस पहले तो बोनस शेयर्स की बात करते हैं, मैं बता देता हूं दोनों ही बेनिफिट नहीं है। बोनस शेयर्स विच आर इशू टू ऑल शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर्स को दिया गया है कंपनी ने, इन विच पब्लिक का सब्सटेंशियली क्या है, इंटरेस्टेड है। डज नॉट रिजल्ट, ये कोई नहीं है, एनी बेनिफिट टू शेयर होल्डर, ये कोई शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं है। क्यों? एस ओवरऑल वैल्यू एंड जो ओनरशिप जो है, शेयर होल्डिंग है, ठीक है, डज नॉट चेंज, आपकी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि सभी को क्या मिलने हैं, सेम रेशियो के अंदर बोनस शेयर्स मिलने हैं। तो ये कोई बेनिफिट और परक्यूसिट नहीं है। ओके। फर्दर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी वो क्या रहेगी, नील ही रहेगी आपके। तो ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि परक्यूसिट मान के टैक्स कर दें। अगर परक्यूसिट मान के टीडीएस करते तो जितनी की टीडीएस करते वो मेरे लिए क्या बननी चाहिए थी, इनकम और कॉस्ट बननी चाहिए थी, जबकि बोनस शेयर की कॉस्ट तो क्या होती है, नील होती है। तो इन्होंने कहा फर्दर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो बोनस की होती है कैपिटल गेन में पर्पस के लिए, वो क्या होती है, नील होती है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, बेनिफिट नहीं है, और ये क्या नहीं है, परक्यूसिट नहीं है। अब बात कर लेते हैं किसकी, राइट शेयर्स की। तो राइट शेयर्स आर ऑफर टू क्या है, और शेयर होल्डर ऑफ क्या है, कंपनी, ठीक है ना। टैक्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्या होगा, डिडक्टेड होगा। यहां पर भी क्या नहीं करना है, टीडीएस नहीं करना है। तो यहां पर हमारा कंप्लीट 194 आर अलोंग विथ सर्कुलर, डिटेल्ड सर्कुलर, ईच एंड एवरी लाइन के साथ में हमारा यहां पर क्या होता है, फिनिश होता है। लगभग लगभग मैं मान के चल रहा हूं 120 मिनट्स लगे 110 है, 120 कर लेता हूं, ठीक है। और इसका 20% टाइम, सिर्फ 20% टाइम, मतलब आप मान के चले 20 से 25 मिनट, 25 मिनट मान लेते हैं, मतलब लेस देन कौन सा है, 1 आवर, लेस देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से भी कम का समय आपके लिए है। आपको क्या करना है, रीड करना है। और ये 25 मिनट जो है ये आप सेव कर लो इस वीडियो को, या फिर तो 1 पॉइंट जो लगे 2x स्पीड पे देख सकते हो, 1.5x स्पीड पे देख सकते हो। तो जो टाइम यहां पर सेव करोगे उस टाइम में आप इसको यहां पर क्या करोगे, रीड करोगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा लिखने का, और आपके एग्जाम में मार्क्स आ सकेंगे। और 194 आर 194 कौन से थे, एस, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्या है, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो, ठीक है ना। खुद भी क्या करो, पढ़ो। 100% डिपेंडेंट मत रहो रिवीजन वीडियो, अमेंडमेंट वीडियो पे, ठीक है ना। खुद की भी 20% मेहनत क्या करो, डालो। आप 20% मेहनत डालो, 100% आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो कितना बढ़िया सौदा है, सिर्फ 20% मेहनत में 100% क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो कर ही लेना चाहिए। और सिर्फ 20% मेहनत बचा के अगर रिजल्ट खराब हो तो इससे वर्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।